Now I have discussed so many times that we will start test series of the Vision IAS or Insight. This is test number 1. This is test number 1 and this test is related to the polity, Indian polity. ठीक है, तो हमारा यहाँ पर किस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. मैंने यहाँ पर ना 3 तरह की चीज़ें बनाई हैं. एक मैंने बनाए हैं बेसिक नोट्स जो मैं आपको डे टू डे देता रहता हूँ, वेबसाइट पे मेरे अपलोड होते रहते हैं. एक मैंने कहा था कि आप ये करो टेस्ट सीरीज़, चाहे वो विज़न की हो, चाहे वो इनसाइट की हो या अदर, और एक करो आप लास्ट ईयर क्वेश्चंस. आप ये तीनों कर लो, आपका सब्जेक्ट कंप्लीट है. अगर आपने इसमें एक भी चीज़ छोड़ी हुई है, पेपर में क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे. ठीक है, इस पेपर को निकालने सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो करो. ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है ना वो आप अभी देख लेना, आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन तो आपको लगेगा तो बड़ा सिंपल है और कुछ क्वेश्चन लगेगा समझ में ही नहीं आ रहा. तो पर ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलने पे ही पेपर क्लियर होता है. खास बात यूपीएससी की प्री की यही है कि अगर आप दोनों ही मिलाओगे तो ही होगा. अगर आप सोचो कि मैं सारी किताबें रट लूँ और पेपर निकाल दूँ, ऐसा नहीं होगा. दिस इज टेस्ट रिलेटेड टू द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज टेस्ट सीरीज ऑफ 2025. दिस इज टेस्ट सीरीज ऑफ 2025. इसके अंदर करंट अफेयर जो मिला हुआ है वो जनवरी का आएगा टेस्ट के अंदर. सिलेबस की बात करो तो पॉलिटिकल सिस्टम है इसके अंदर, द कंसेप्ट एंड पॉलिटिकल टाइप्स हैं वो बताया गया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री क्या है, इवोल्यूशन क्या है, मेकिंग क्या है, फीचर्स क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं. आएंगे यूटी आएगा, सिटीजनशिप आएगा, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसी के अंदर ऐड है. अमेंडमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने आपको ये पार्ट डाला भी था, आज एक लिस्ट डाली थी, आप देखोगे इस यूट्यूब चैनल पे मैं डाली थी आज, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. अब देखो वो आएंगे, अब देखना आपसे क्वेश्चन कितना मुश्किल लगेगा. इमरजेंसी प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़, तो ये पार्ट इसके अंदर आएंगे. ठीक है जी, करें क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें. मैं थोड़ा सा बड़ा कराऊँ ताकि आपको सही से दिखे क्वेश्चन. चलिए जी, क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, आप इसे पढ़ना और समझना कि कैसे, साथ साथ लगाते चले जाओ. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आइडेंटिटी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आइडेंटिटी प्रोवाइड करी गई है इनमें से कौन सी सही है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटी टू द पीपल्स व्हेन दे एक्ट द बेसिक नॉर्म्स. ये बात सही है गलत है ये बताओ आप. सही है. आर्टिकल नंबर आप 15 देख लो, 16 देख लो, 20 देख लो, 21 देख लो. इस आर्टिकल ये आदमी को लिबर्टी देता है, दैट हैज़ अ कलेक्टिव आइडेंटिटी गिवन टू द पीपल, तो इट्स राइट. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ है वो, और अंडर द सेट ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नेंस एंड अथॉरिटी का पार्ट है. तो ये हमारा सही माना जाएगा पार्ट हमारा. ठीक है जी. सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स प्रोवाइड्स अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी बट नॉट मोरल वन. ये अगर आप देखोगे तो ये गलत है. मोरल वन नहीं, मोरल वन भी देता है आपको. उसमें दिया गया है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है, किसी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो खड़ा होता है, तो उसमें हमें ये पता है कि पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसमें ये भी बताया है कि उसे कैसे हटाना है. तो मोरल इज आल्सो गिवन. तो आगे से देखो तो पहला गलत सही है, दूसरा गलत है, तो उसका आंसर हुआ हमारा ओनली 1. अब बताओ ये आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा डायरेक्ट? नहीं मिलेगा ना, तो आपको क्वेश्चन दूसरे दिन दिख के मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं इसको. हाउ मैनी द फॉलोइंग प्रोटेक्शंस आर अवेलेबल टू द फंडामेंटल राइट्स अंडर द लॉ, अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बारे में बात चल रही है. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ होता क्या है पहले ये बताओ. डिटेंशन हमारे 2 तरह के होते हैं. एक उसका पार्ट है प्रिवेंटिव. प्रिवेंटिव में क्या होता है, वो पर्सन, डिटेंशन ऑफ द पर्सन जिस पे कोई अभी कोर्ट के अंदर कुछ भी कन्वेक्शन नहीं स्टार्ट हुआ है, बट हमें लगता है इट इज़ अ पर्पस, इट इज़ नॉट पनिश. मतलब क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि वो आगे जाके इन फ्यूचर दे कैन कमिट क्राइम, सो ही शुड बी डिटेंशन. समझ में आ गई बात. हमें लगता है कि वो फ्यूचर में कोई नियर फ्यूचर के अंदर कुछ परेशानी पैदा कर सकता है तो डिटेंशन कर देते हैं. ठीक है, तो पढ़ते हैं आइए इसका पहला पार्ट. तो इसे कहते हैं हम PDL. द ग्राउंड ऑफ द डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द एक मिनट रुको, उसको जरा यहाँ से बढ़ा था. द ग्राउंड ऑफ द डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेंट्स इवन इट्स अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट.
नहीं, गलत है ये क्या कह रहा है, इसका मतलब ये बना कि अगर जिसको हमने विदाउट कन्विक्शन लिया है, जेल में डाला है, डिटेंशन करा है, क्या हम उसको बताना पड़ेगा कि उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि इसे हमने क्यों डाला है, या हम उसे बताना ज़रूरी है? तो नहीं है ना ज़रूरी, मतलब बता सकते हैं फिर पर लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको हम एज अ अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट जाके उसे बताया जाए। ठीक है, तो गलत हो गया। डिटेन मस्ट बी रिलीज आफ्टर द 24 आवर अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइज द फ्यूचर डिटेंशन। अब देखो ये भी गलत है। कैसे होता ये है कि हम किसी को जब पकड़ते हैं या किसी को डिटेंट करते हैं तो उसमें होता क्या है कि 24 आवर के अंदर द मजिस्ट्रेट अथॉरिटी को दिखाना पड़ता है। ठीक है, बट इट इज़ अंडर ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ, ये ऑर्डिनरी लॉ के अंदर है, ना कि पीडीएल के अंदर है। समझ में आ गई? दूसरी बात क्या है, द डिटेंटिव मस्ट बी द ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी टू मेक द रिप्रेजेंटेटिव अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। ये बात सही है कि भाई उसको हक है रिप्रेजेंटेशन लेने का, अपॉर्चुनिटीज़ देने का। अ पर्सन हैज़ ए राइट, है उसको राइट है, उसको अफोर्ड कर सकता है अपॉर्चुनिटी टू मेक द रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, डिटेंशन ऑर्डर जो है उसके अगेंस्ट में जाने का। तो अगर हम देखें तो ओनली वन आंसर बना इसका वन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डीपीएसपी। अगर आप डीपीएसपी के बारे में जब आप बात करते हो तो इट इज़ अ नॉट जस्टिसेबल, मतलब नॉट जस्टिसेबल, इट्स मीन नो लीगल इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वोलेशन। अगर इनका वोलेशन करा जाता है तो कोर्ट जरूरी नहीं कि कोर्ट उस पर कोई एक्शन ले। इट इज़ नॉट नॉन जस्टिसेबल, पहली बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ ड्यूटी, ये कह रहा है कि इसके पार्ट कौन से नहीं हैं। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ। बिल्कुल सही है, हम कई बार पढ़ते हैं कि डीपीएसपी का यूज़ करा जाता है हम लॉस को बनाने के लिए। दे हेल्प इन कोर्ट इन एग्जाम द डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द लॉ। ये बिल्कुल सही है, काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अंदर इसको हम देखते हैं डीपीएसपी को, डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द लॉ। सही बात है। दे ऑपरेट द लिमिटेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉ और डायरेक्शन। कह रहा है कि डीपीएसपी का यूज़ हम लेजिस्लेशन और अथॉरिटी पे लगाम लगाने के लिए करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं है। इसको लगाम लगाने के लिए अथॉरिटी पे हमारा फंडामेंटल राइट्स, ना कि डीपीएसपी है। आई बात समझ में? तो जो डीपीएसपी है इज़ ए मोरल पार्ट, बेसिकली इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, वो बात अलग है। पर डीपीएसपी इसलिए नहीं लगाया गया कि मैं लेजिस्लेचर और अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगाम लगा दूँ, लिमिटेशन लगा दूँ। द लिमिटेशन इज टेकन बाय ओनली द फंडामेंटल राइट। डेट्स वाई क्या हुआ इसका आंसर फिर? भाई फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, सी सही हो गया हमारे पास। तो जो इसका आंसर है तो ओनली वन हुआ ना, तो बेसिकली क्या, ये तो सी हो गया ना सीधा। तो उसका आंसर हमारे पास तो कह रहे कौन सा गलत है, तो हम इसका आंसर हुआ हमारे पास सी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, एक बार लंबा सा पढ़ते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कह रहा है उसको बेस्ट डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा पार्ट हम बोलेंगे। तो बेस्ट पार्ट अगर हम बोलें तो इट इज़ आइडियोलॉजी विच इज़ अ प्रमोट द सुपरमेसी ऑफ द रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं, सही है वैसे। इट मीन द कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री, जरूरी नहीं है। इट इज़ डिनोटेड द प्रिंसिपल डैट इज़ द गवर्नमेंट ड्राइव्स इट अथॉरिटी फ्रॉम द बॉडी द फंडामेंटल लॉ एंड लिमिटेड बाई। बिल्कुल सही है। अगर आप इसको पढ़ के देखोगे तो आपको लगे कि हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की ही परिभाषा है एक तरह से। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी जो भाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कंसेप्ट है एक तरह का, मीन द गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से अथॉरिटी जो फंडामेंटल लॉज हैं वो हमारे क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। तो हमारे पास सी देखें तो इट्स नोटेड द प्रिंसिपल, तो आंसर हमारे पास सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 करंट अफेयर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टू ऑपरेशन अमृत। पहली बात तो ऑपरेशन अमृत किसने स्टार्ट किया था? केरला में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ है, ये क्यों है? क्योंकि ओवरडोज ऑफ एंटीबॉडी जो है एक तरह से परेशानी पैदा कर रही है, उसे कम करने के लिए ये हुआ था एंटीबॉडीज, तो अमृत कहते हैं इसको, और इट्स वाज स्टार्टेड इन केरला। ठीक है, एम टू इसमें क्या किया था, जो मेडिकल हमारे शॉप्स हैं उस पर रेड मारी गई थी कि भाई ओवर सेल्स किस किस की हो रही है, एंटीबॉडीज़ की ओवर सेल है उसको पकड़ो, क्योंकि एंटीबॉडीज़ एक तरह का हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। ओवर मतलब इफ़ यू आर टेकन द एंटीबॉडीज़ इन मोर लिमिट तो क्या करेगा, इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। तो अमृत जो द ऑपरेशन अमृत स्टार्टेड इन केरला अगेंस्ट द ओवरडोज ऑफ द एंटीबॉडीज मेडिसिन सेलिंग बाय द मेडिकल शॉप। ओके, सी आंसर।
सिक्स्थ पे चलते हैं, अभी खुद ही बताओ इसका आंसर आप एक बार देख के कि भाई क्या कैसा क्या है ये। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द DPSP ऑफ द स्टेट पॉलिसी। मैंने अभी आपको बताया कि DPSP जो है हमारे पास जस्टिसेबल नहीं होता कि भाई अगर इसको लागू नहीं करा तो उस पर कोई कोर्ट एक्शन लेगा, ऐसा नहीं होता। पर लेकिन ये इसलिए लगाया गया है ताकि सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी हमारी पॉलिटिकली बनी रहे। आंसर है इसका सी। ओके, इक्वलिटी बढ़े क्योंकि इसके अंदर गांधीयन प्रिंसिपल है, लिबरल है हमारे पास, सोशलिस्ट है। तो ये पार्ट हमारे किसको डिस्क्राइब करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को। क्वेश्चन नंबर 7, अब 7 पे आ जाओ। अब देखो मैं आपसे वही कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप करके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट NCST। तो अगर हम 7 पार्ट पढ़ते हैं तो इट वॉज क्रिएटेड थ्रू द 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। अब देखो ये याद करने का पॉइंट आगे नहीं आ गया। अब आपको ये अमेंडमेंट याद है तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। द कंडीशन ऑफ द सर्विस टेन्योर ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ये आपको सही है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ होगा तो लगेगा हाँ बिल्कुल सही है। द कमीशन फाइल इंक्वायरी इनटू द एनी कंप्लेंट हैज़ द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट। तो इनको सिविल कोर्ट की पावर होती है, ये भी सही है। पर अब अटक गया पार्ट हमारे पास 1 पे। वही मैं आपसे कह रहा था कि बेसिक याद होने ज़रूरी हैं, ऐसे पॉइंट जो क्वेश्चन को अटका देते हैं। तो अगर आप देखोगे नेशनल कमीशन फॉर SC/ST जो हमारा बना था वो हमारे पास 65 अमेंडमेंट से आया था 1990 के अंदर। पर लेकिन वो क्या करा है, NSC/ST का जो अमेंडमेंट हुआ था वो हमारे पास 89 अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। तो उसका और कब हुआ था, ये 2003 के अंदर। तो उसका मतलब है ये पार्ट हमारा सही है। नेशनल कमीशन SC/ST दैन सेपरेटेड बाद में हो गए थे ये, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या होता है, चेयरपर्सन होता है और प्लस 2 मेंबर होते हैं, ठीक है। टेन्योर जो होता है आल्सो डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। और कमीशन को पावर होती है सिविल पावर, सिविल कोर्ट की पावर होती है कमीशन को, ठीक है। इसकी जो रिपोर्ट होती है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखता है एक मेमोरेंडम के साथ में कि भाई व्हाट टाइप ऑफ एक्शन यू शुड टेक। और अगर एक्शन नहीं ले रहे तो बताना पड़ेगा क्यों एक्शन क्यों नहीं लिए, रिकमेंडेशन के साथ में। तो हमारे पास सही है। तो 89 गड़बड़ कर दी। अब जिसने पढ़ा होगा कि नेशनल कमीशंस SC/ST एक्ट वॉज क्रिएटेड बाय 65 अमेंडमेंट 1990, तो लगेगा ये तो गलत है, गलत करके आ जाएगा। तो उसका आंसर ऑल आर 3, आंसर इज C। बात ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा और काम है, मैं आपको बाद में कराऊंगा क्योंकि इसके अंदर EPDF इसके अंदर है नहीं अभी। तो कल मैं आपको 20 करीब क्वेश्चन लेके जाऊँगा। देखो 7 करीब हमारे पास हो गए। अब मैं कराऊँ कल 8 से लेके 20 तक। आप इतने इसको याद करो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। Welcome to my channel once again. Now this is a test for the polity. Test number 1. We have discussed 1 to 7 question already. This is a test series of Vision IAS. ठीक है जी, हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट। आइए पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 8 को। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर द सोशलिस्ट प्रिंसिपल डैट रिफ्लेक्ट टू द DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। देखो मैंने आपको बताया था कि पहले पर DPSP जो हमारे पास होता है एक तो नॉन जस्टिसेबल होता है। अगर ऐसा हो रहा है कि भाई इनको लागू नहीं करी गवर्नमेंट तो यू कांट गो टू द कोर्ट फॉर इन्फोर्स फॉर देम, तो इट्स नॉट जस्टिसेबल। पर इट्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक पार्ट कि गवर्नमेंट को अगर कोई लॉ बनाने हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को चेक करना है तो DSP का बड़ा रोल है। तो पहला पढ़ते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि DPSP को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे लिबरल है, एक हमारे गांधीयन प्रिंसिपल है, एक सोशलिस्ट है। तो उसको क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा सोशलिस्ट है। आई बात समझ में। लीगल एड टू द ये पुअर, गरीबों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना, ये है हमारे पास। पहले बात तो कौन सा आर्टिकल है, पहले ये है आर्टिकल 38। तो ये हमारे पास कौन सा है, सोशलिस्ट है ना हमारे पास ये, तो ठीक है। दूसरा है टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एंड अनेबल डैम द फंक्शन टू द ऑर्गेनाइज द सेल्फ गवर्नमेंट, दैट्स आर्टिकल नंबर 40 आर्टिकल पर। लेकिन ये हमारा गांधीयन प्रिंसिपल है, ये सोशलिस्ट है हमारा। तो पहला ठीक है। टू मेक द प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो मैटरनिटी रिलीफ वाला जो हमारे पास आर्टिकल है ये आर्टिकल नंबर 42 होता है, पता ही है आपको। और ये भी हमारा सोशलिस्ट है। तो अगर देखें ये सोशलिस्ट है गांधीयन, तो क्वेश्चन में से कौन सा में सोशलिस्ट है। तो 1 और 2 हो गए, तो कितना आंसर हो गया, 2 हो गया ना, ओनली 2। तो आंसर भी आ गया इसका,
ठीक है, जो हमारे पास पंचायत राज में, जो हमारे पास ऑर्गेनाइज टू पंचायत राज है, गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर में आता है, और आर्टिकल नंबर 40 है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर करते हैं 9। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज एडेड टू द 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा अमेंडमेंट है 42 और एक है 44। इन दोनों को अच्छी तरह रट्टे मान लो कि इनमें से कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से नहीं है। ठीक है भाई, जैसे आप 42 की बात करोगे तो 42 के अंदर हमारे पास आता है आर्टिकल नंबर 39, एक इसके अंदर आता है, एक 39A आता है। ठीक है, ये इसके अंदर एक 43A आता है, एक आता है 48A आता है। तो ये याद कर लो सारी चीज़ें। इसके अंदर 38(2) आता है। तो इस तरह से चीज़ें याद करनी। अभी कौन कौन से थोड़ी डिटेल बाद में डिस्कस करूँगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते। कह रहा है 42 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कौन कौन से, टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अगर हम 42 अमेंडमेंट देखेंगे तो हमारे पास पहला वाला है टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटी हेल्थ डेवलपमेंट की जो सिक्योरिटी है ये प्रोवाइड कराना, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल नंबर 39। ठीक है, टू प्रमोट द फ्री लीगल एड, मैंने अभी बताया ये आपको, आर्टिकल नंबर हमारे पास 42 है। ठीक है, ये भी हमारे पास 42 से ऐड हुआ था। टू मिनिमाइज इनइक्वलिटी इन इनकम, टू मिनिमाइज इनइक्वलिटी ऑफ इनकम वाज एडिड फॉर द 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सी हम थर्ड हमारा गलत है, तो आंसर कितना हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि आपसे जो इनइक्वलिटी इन इनकम में जो डीपीएसपी का पार्ट है, जो अमेंडमेंट हुआ था, ये 42 अमेंडमेंट से ना होकर 44 अमेंडमेंट से हुआ था। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये क्वेश्चन तो सिंपल ही है, कोई बड़ी बात इसके अंदर है ही नहीं। अ न्यू स्टेट कैन बी फॉर्म्ड बाय द यूनाइटिंग द टू मोर स्टेट बाय द पास। कह रहा है कि दो स्टेट हैं, एक इनको हम एक स्टेट बना सकते हैं, वो किसके थ्रू होता है। या फिर सिंपल सी बात कहें कि न्यू स्टेट बने हम, या किसी पार्ट को हम किसी स्टेट से अलग करके नया स्टेट बनाएं, या उसके एरिया को इंक्रीज़ करें, या इसके एरिया को कम करें, ये अल्टर द बाउंड्री करें, ये स्टेट का नाम चेंज करें। ये सारा जो पार्ट है ये आर्टिकल नंबर 3 में आता है, आर्टिकल नंबर 3 में आता है। और मज़े की बात ये है कि जब भी हम इनको चेंज करते हैं तो एक हमारे पास आर्टिकल है 368 अमेंडमेंट के अंदर जो हम चेंज करते हैं, ये 368 से ही बाहर है। इसका मतलब है कि इट्स पास्ड बाय द सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल सी बात है, इट्स पास सिंपल मेजॉरिटी। मतलब मुझे अगर गवर्नमेंट हो किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, उसका 2 भाग में डिवाइड करना है, तो ये जो चीज़ है सारी सिंपल मेजॉरिटी के अंदर आती है। इट इज़ नॉट कम अंडर द 368। ये इसके अंदर एक अच्छी सी बात है, समझने वाली बात है। ठीक है, इट्स मीन द सच लॉ कैन बी पास्ड बाय द सिंपल मेजॉरिटी बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। सिंपल सी बात है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस से पास हो जाता है। ओके, समझ में आपको आ गया, बिल्कुल छोटी सी बात है। और दूसरी बात यह है कि जो आर्टिकल नंबर 3 है हमारे पास, आर नॉट बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमसे ये नहीं मानते कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है। आर्टिकल नंबर 368 जो हमारे पास होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हम मानते ही नहीं कि हुआ है। तो हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बात करो। वैसे क्वेश्चन नंबर 11 मैंने देखा था, ये पहले भी आप पेपर में आ चुका है यूपीएससी के अंदर। हिमालय वुल्फ वाज रिसेंटली इन द न्यूज़। रिसेंटली इन द न्यूज़ अगर आप देखोगे, कह रहा है हिमालय वुल्फ के बारे में बात करते हैं, तो इट इज़ ओनली स्पीसीज फाउंड इन द इंडिया। गलत है, नेपाल में पाया जाता है ये भाई, नेपाल में मिल जाता है, तिब्बतन में मिल जाता है, तो ये गलत हो गया। इट इज़ अ नेचुरली फाउंड इन ट्रांस हिमालय रीजन। ट्रांस हिमालय रीजन में तो है ही है, साथ में जो हमारी बेल्ट है वाली पूरी सिक्किम वाली, वहाँ भी मिलता है। सिक्किम की जो बेल्ट है वहाँ भी ये मिलता है, तो ये भी गलत होगी। कह रहा ओनली लिखा है ना, जहाँ पर ओनली है ना, समझ लो 90% क्वेश्चन गलत ही है। इट इज़ कैटेगराइज्ड एज अ इंडेंजर्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑन द रेड लिस्ट थ्रेटन्ड। नहीं, इंडेंजर्ड नहीं है, वर्नेलेबल है, ये वर्नेलेबल कैटेगरी के अंदर आ रहा है, तो ये भी गलत। तो आंसर हो गया हमारा डी। अब जैसे ये क्वेश्चन है सीधा सीधा प्योर याद करने का है। ये कहाँ से मिलेगा क्वेश्चन आपको, मैं आपको समझा रहा हूँ कहाँ से मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी मेरे पास नोट्स में है, ठीक है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया भी हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ना। मैं वही आपसे कह रहा था कि क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए क्या पढ़ना है। स्टैटिक क्वेश्चंस जितने आप कर सकते हो लगाओ, ठीक है। चलो आओ, भेजूँगा आपको नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर या 12 पे चलो बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीबीआई। सीबीआई से रिलेटेड बात करते हैं। इट्स ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलाइज एक्ट 1946। सही है गलत है? बिल्कुल सही है, 1946 से ही ऐड करते हैं। अच्छा, सीबीआई कब बनी थी हमारे पास? सीबीआई हमारे पास एक रिजोल्यूशन पास हुआ था हमारे पास 1963 के अंदर।
1963 के अंदर। चलो ठीक है, पहला तो बात हमारे पास हो गया। इट इज़ फंक्शन अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अरे नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थोड़ी काम करता है, ये करता है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री एंड पेंशन, जो मिनिस्ट्री होती है हमारे पास उसमें काम करता है। तो ये हमारा गलत हो गया। इट इज़ इन्वेस्टिगेट द क्राइम्स ऑफ करप्शन एंड इकोनॉमिकल ऑफेंस, ये सही है। अच्छा एक चीज़ और बता दो कि ना सीबीआई को जो बनी थी हमारे पास, ऑन विच रिकमेंडेड सीबीआई इज स्टेबलाइज्ड, तो नाम है उसका, याद कर लो, संथनामा कमेटी। संथनामा कमेटी के ऊपर बनी थी 1962 से 1964 के बीच में जो बनी थी। तो सिंपल सी बात है, सीबीआई जो हमारे पास होता है, इट वो सेटअप इन 1963 बाय द रेजोल्यूशन। इट्स वर्क अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ DPMP PPG, ये बनाते हैं, इसका डिपार्टमेंट नाम है DPMPPPG, काम करते हैं। डिपार्टमेंट जो हमारे पास ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन ग्रीवलेंसीज है उसमें अंडर में। तो और दूसरी बात है, इट्स इन्वेस्टिगेट द क्राइम्स ऑफ द करप्शन एंड इकोनॉमिक ऑफेंस। तो ठीक है, सिंपल सा है, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं। नंबर 13 पे काम बात करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आकाश NG मिसाइल द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, आकाश NG का मतलब हमारे पास क्या, न्यू जनरेशन। तो पहले हमारे पास आकाश होती थी, बाद में हमारे पास आकाश न्यू NG आ गई। दोनों ही सरफेस टू एयर मिसाइल है, पहली बात हमारे पास सही है। इसमें हमारे पास होता था रैमजेट इंजन, जबकि इसके अंदर होता है हमारे पास सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट। तो इट इज़ इक्विप्ड विद द रैमजेट इंजन, गलत है, क्योंकि रैमजेट इंजन तो पहले वाले में था, NG में थोड़ी था। ठीक है, देखो अगर रेंज की बात करो तो ये 20 किलोमीटर तक चली जाती है, जबकि ये 25 किलोमीटर तक चली जाती है। इसका वेट हमारे पास 700 kg था, इसका हमारा 350 kg है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ डिज़ाइन डेवलप एट द DRDO। DRDO के साथ में से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भी बनाया है, तो ये गलत हो गया। द मिसाइल सिस्टम इज बी कैन लॉन्च बाय द स्टेशनरी एंड मोबाइल, ये सही है हमारे पास, तो उसका आंसर हुआ ओनली बी। तो अगर हम देखें भाई, आकाश NG जो है हमारे पास, आकाश NG हमारे पास न्यू जनरेशन मिसाइल है, नो डाउट आकाश से बेटर है काफ़ी है भाई। आकाश की अगर आप किलोग्राम देखोगे तो आकाश जो पहले था हमारे पास 700 किलोग्राम था, जबकि ये हमारे पास 350 किलोग्राम है। आकाश की जो मैक्सिमम हाइट थी चढ़ने की, वो हमारे पास 20 किलोमीटर थी, जबकि 25 किलोमीटर है। आकाश यूज़ द रैमजेट इंजन बट इट्स यूज द सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट। ठीक है, चलो ये इसके अंदर बात हो गई। और दूसरी बात है कि जो आकाश NG को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस और DRDO ने मिलकर बनाया है, और दोनों ही ये सरफेस टू एयर हैं, और दोनों ही ये स्टेशनरी एयर मोबाइल प्लेटफॉर्म पे काम करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। जब आप क्वेश्चन नंबर 14 की जब देखोगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नीति आयोग, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट तो हमारे पास था नेशनल, देखो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमारा 2005 है। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमारा सेंट्रल लेवल पे होता है, एक हमारा स्टेट लेवल पे होता है। तो सेंट्रल लेवल पे जो हेड होता है वो होता है PM, और इसका लेवल पे होता है वो होता है CM। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी CM, सही बात है। नीति आयोग का जो हेड होता है PM होता है, ये भी बिल्कुल सही है। डिजास्टर मैनेजमेंट का हेड बताने कौन होता है, PM होता है, ये गलत है, होम मिनिस्टर नहीं होता, PM होता है। तो 1 और 2 हो गए, ओनली 2 बी आंसर है। ठीक है जी, ओनली 2 है आंसर। तो बस एक तुम्हें याद करने वाली बात है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 में लॉन्च हुआ था, जिसने क्या किया था, दे क्रिएट द सेपरेट मैनेजमेंट एट द स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। एट स्टेट लेवल CM इज हेडेड, एट सेंट्रल लेवल द PM इज हेडेड। इन द केस ऑफ द नीति आयोग के अंदर देखो तो प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन, गवर्निंग बॉडीज़ होती है, गवर्निंग काउंसिल जिसके अंदर सारे CMs होते हैं, सारे स्टेट के और LT होते हैं, और फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, ही अपॉइंटेड एज अ PM। ठीक है, एक मेंबर्स होते हैं जो रैंक ऑफ मिनिस्ट्री दी जाती है, पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, दो हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमारे पास रिसर्च यूनिवर्सिटी से होते हैं, और 4 हमारे मेंबर यूनियन काउंसिल मिनिस्टर से होते हैं, एंड ही कैन, और अलग भी होता है CEO जो अपॉइंट करता है PM। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा टिपिकल है और बहुत सारे टॉपिक हैं इसके अंदर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। हाउ मच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केस रिलेटेड टू द डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। तो कह रहा फंडामेंटल राइट्स और DPSP से रिलेटेड जो केसेस हैं वो बताओ। आयर चौलिक केसेस,
IR केस के अंदर हमारे पास क्या था, इट वॉज रिलेटेड टू द लैंड शेड्यूल, इट वॉज ओनली फॉर पर्पज द इंसल्टिंग द लैंड शेड्यूल इन टू जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट्स वाई इट्स आउट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड DSP। ठीक है, ये तो हमारे पास अलग ही हो गया क्योंकि लैंड शेड्यूल से रिलेटेड है। गोरखनाथ केस के अंदर हमारे पास क्या हुआ था, 1976 है, फंडामेंटल कैन नॉट अमेंड फॉर इम्प्लीमेंटिंग DSP। ये याद कर लो आप, क्या कहता है, हिंदी में सुनो, फंडामेंटल राइट्स को आप चेंज नहीं कर सकते अगर तुम्हें DPSP लागू करना है, ये कहा था गोरखनाथ केस के अंदर। आई बात समझ में? तो ये से रिलेटेड हो गया। अच्छा, फोर्थ केस में सुनो आप, मिनर्वा मिल्स केस में क्या हुआ था, मिनर्वा मिल्स केस में क्या होता, फंडामेंटल राइट्स को आप चेंज कर सकते हो DPSP को लागू करने के लिए, बट नोट चेंज बेसिक पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में? इसका मतलब मिनर्वा केस और गोरखनाथ दोनों उल्टे केस हैं। गोरखनाथ केस में क्या कहा था, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी चेंज फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द DPSP, बट इन मिनर्वा मिल केस फंडामेंटल राइट्स कैन बी चेंज फॉर इम्प्लीमेंटिंग DPSP, बट द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी चेंज। ठीक है। मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस अगर आप देखोगे तो ये इससे रिलेटेड तो वैसे है नहीं। मेनका गांधी केस हमारा आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड है। अगर ये आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड है और ये हमारे पास 9th शेड्यूल से रिलेटेड है, तो ये अलग ही है, तो इसका मतलब ओनली 2 हो गए। ठीक है जी, 15 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं और चलो हम बाद में करेंगे क्वेश्चन, मुझे अभी कहीं जाना है, क्लास है मेरी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वेलकम टू माय चैनल। नाउ दिस इज अ टेस्ट नंबर पॉलिटी 1 vision 2025. This is test series of vision 2025. This is test number 1 regarding to the polity. We have discussed already 1 to 15 question. Now we are going to discuss question number 16 direct. Okay, चलिए पढ़ते हैं इसको। विद रेफरेंस टू प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग। कह रहा जो प्रेसिडेंट रूल लगता है तो इनमें से क्या होता है, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन ताकि आपको आराम से दिखे। ठीक है, तो है रिडक्शन ऑफ द पावर ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। कर हाई कोर्ट की पावर कम हो जाती है क्या? हाई कोर्ट की पावर कम नहीं होती इसके अंदर। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट रूल में हाई कोर्ट तो सेम रहेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो ये हमारा गलत है। डिसमिसल ऑफ द स्टेट काउंसिल एंड मिनिस्टर, हाँ ये सही है कि जब प्रेसिडेंट लगता है चाहे वो सस्पेंड कर दें इसको या डिसमिस कर दें ऑफ स्टेट काउंसिल और मिनिस्टर को, ये कर सकता है, तो ठीक है। फंडामेंटल राइट सिटीजन ऑफ द आर्टिकल 19 क्यूटलमेंट, मतलब फंडामेंटल राइट्स को जो क्या कहते हैं कम कर दिए जाते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, प्रेसिडेंट रूल का इमरजेंसी से लेना देना है, तो ये भी गलत हो गया। तो उसका मतलब है हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही है, तो उसका आंसर क्या हुआ, ए, ओनली 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रेसिडेंट हैज़ विद रिगार्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास्ड बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो सिंपल सी बात है, ये आर्टिकल नंबर 368 की बात चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर कह रहा क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हमारे पास आता है तो कह रहा प्रेसिडेंट जो हमारे पास है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास आ गया, ठीक है, पहली बात उसकी जॉइंट मीटिंग इसके अंदर नहीं होती है, नो जॉइंट मीटिंग, याद कर लो आप भाई, इसमें दोनों नहीं बैठेंगे, ना राज्यसभा और ना लोकसभा, जॉइंट नहीं होता इसके अंदर। तो ही कैन विद होल्ड द असिस्ट ऑफ द बिल, पहली बात। ही कैन रिटर्न द बिल ऑफ द रिकन्सिडर, पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन बिल को वो रिटर्न नहीं कर सकता, रिकन्सिडरेशन नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट मस्ट गिवन द असिस्ट टू द बिल, ही कैन नाइदर विद होल्ड द असिस्ट टू द बिल और नो रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पहली बात, तो ये गलत हो गया। इसको भी सिर्फ उसको अभी लिखा ना विद होल्ड, क्या उन्हें पास रख सकता है बिल को? नहीं रख सकता, उसको पास करना ही पड़ेगा, तो आंसर हुआ उसका सी, मतलब ही गिव असिस्ट टू द बिल। तो इन द केस ऑफ 368 द प्रेसिडेंट मस्ट गिवन हीज असिस्ट टू द बिल, ठीक है। ही कैन नाइदर विद होल्ड हीज असिस्ट टू द बिल और नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मीन ऑप्शन इज ए, सही है, सिंपल सी बात है। तो अमेंडमेंट बिल के अंदर जब अमेंडमेंट बिल हमारे पास प्रेसिडेंट के पास आता है तो उसको असेंट करना ही पड़ता है, ना ही वो उनको विदहोल्ड कर सकते हैं और ना ही इसको रिकन्सिडर कर सकते हैं। जॉइंट मीटिंग इसके अंदर होती नहीं, आर्टिकल नंबर 368 है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। पहली बात है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अभी डिफाइंड ही नहीं है, तो उसका आंसर है इसका डी, तो याद कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास जो है वो है हमारे पास नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट से लेके,
तो जो हमारे पास नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट है हमारे पास, जिसे हम आर्टिकल नंबर 338 कहते हैं, पता है ना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, आर्टिकल नंबर 338 है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कह रहा है टू इन्वेस्टिगेट द मॉनिटरिंग द और रिलेटिंग द और लीगल सेफ गार्ड टू द शेड्यूल कास्ट, सही बात है। तो ये इस नेशनल कमीशन में जो बना है हमारा शेड्यूल कास्ट के ऊपर, तो ही कैन इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर द ऑल द मैटर रिलेटेड टू द सेफ गार्ड फॉर शेड्यूल कास्ट, सही है। इट्स प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट टू द एक्सप्लोटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, बिल्कुल सही है। ये इस केस के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के अंदर भी दे सकता है सेफ गार्ड, तो ये भी याद करने वाली बात है, पॉइंट नया पॉइंट है, याद कर लो। टू रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑन द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट सेफ गार्ड प्रोवाइडेड को, भाई जो रिपोर्ट बन के हमारे पास आती है, द कमीशन आल्सो, जो भाई द मतलब एनुअली रिपोर्ट बन के आती है और उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को दी जाती है। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने पेश करता है अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम, कि मेमोरेंडम के साथ में कि एक्सप्लेन करें कि एक्शन क्या लिए गए कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिए गए उस पर क्या एक्शन लिए गए। उस मेमोरेंडम के साथ में प्रेसिडेंट दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों सही हैं, तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। डायरेक्ट ये क्वेश्चन रटने वाला है। इट्स सेपरेट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, कह रहा है गवर्नर जनरल काउंसिल हुई थी, उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों को सेपरेट कर दिया गया था। कौन से आर्टिकल में, कौन से चार्टर में क्या था वो? चार्टर एक्ट 1853, मैंने आपसे कहा था याद कर लो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद करने के होते हैं, मेरे नोट्स में दिया हुआ है डायरेक्ट ही। तो 20 का आंसर है हमारे पास बी, चार्टर एक्ट 1853, उसके बारे में सारी चीज़ एक चीज़ लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास समझने का क्वेश्चन है, डायरेक्ट समझने का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो पहला पढ़ते हैं, विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोसीड द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। सेकंड, इक्वलिटी इज द हिंड्रेंस टू द लिबर्टी। लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, कैन नॉट बी कोएग्जिस्ट विद अदर, सी है। डी हमारी इक्वलिटी इज ओनली नेसेसरी फॉर द प्रिविलेज फ्यू वेयर एज द लिबर्टी बेनिफिट एवरीवन। अब इसका आंसर कहाँ से निकलेगा, कैसे मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है ए, बिकॉज दिस स्टेटमेंट गिवन बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन पार्लियामेंट। विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी विड प्रोसीड द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर ऑफ मैनी, यह मतलब बनता है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करा मैं, सीधा कह रहा ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन, आपने न्यूज़ में सुना होगा किस चीज़ के लिए सेफ गार्ड था। तो अगर आपको याद हो तो हुती जो थे हमारे पास, हुती जो है हमारे पास, हुती क्या एक तरह ग्रुप है, हुती रिबेलियन, इन्होंने शिप पे अटैक करते हैं ये, ठीक है। कहाँ पर? रेड सी में। तो उसका आंसर तो पहली बात तो ये हुआ रेड सी, तो रेड सी से रिलेटेड है ये मूवमेंट ऑफ द शिपिंग। वह उस पर क्या करते हैं, जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन यूएस ने स्टार्ट करा, यूएस जॉइंट मिलिट्री से ऑपरेशन स्टार्ट करा। इस ऑपरेशन का जो नाम है वो याद कर लो आप, कंबाइंड टास्क फोर्स 153, कंबाइंड टास्क फोर्स 153। पेपर में आ सकता है CTF क्या है। तो इट इज़ अ कंबाइंड टास्क फोर्स, नाम इज कंबाइंड स्ट्राइक फोर्स 153। इट्स अ जॉइंट ऑपरेशन फॉर द सेफ गार्ड मूवमेंट ऑफ द शिप इन द रेड सी एंड इनिशिएटेड बाय द US कोल्ड ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। आंसर नंबर 22 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। सिंपल है ना। कंसिडर द फॉलोइंग प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल, कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव इज द कंपल्सरी इन्वॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस। एक होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, नाम है 368। इसके अंदर ये बताएगी कौन कौन सा हमारे पास 368 के अंडर में आता है, कौन सा हमारे पास नहीं आता। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना या उसको डिमोलिश करना, या एरिया किसी के बाउंड्री, स्टेट की बाउंड्री को बढ़ाना, अल्टर करना, नाम चेंज करना, ये सारा हमारे पास आर्टिकल 368 से बाहर आता है। तो वो कह रहा है इनमें से ऐसा क्या है जो 368 से कंपलसरी है ही है कि उसमें आएगा ही आएगा। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, मुझे चेंज करना है तो अंडर 368 आएगा, ठीक है। लोकसभा का मुझे चेंज करना 368 आएगा, पर राज्यसभा में नहीं आता। लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं आता, लेजिस्लेटिव काउंसिल में आता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव असेंबली में आता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं आता। तो उसका आंसर क्या 1 2 3 भी। तो मैं आपसे जब भी कहता हूँ याद करो टॉपिकों को। चलो एक CVC के ऊपर क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऊपर। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, द मेंबर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अंडर वारंटी ऑफ द हैंड ऑफ सील, सही बात है। CVC जो हमारे मल्टी मेंबर बॉडी बोलोगे, एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंटी अंडर द हिज हैंड एंड सील, पहली बात, ठीक है। इसके अंदर एक चेयरमैन होता है और 2 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, याद कर लो बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ द CVC होल्ड ऑफिस 6 ईयर अंटिल द अटेंड ऑफ
17। अभी एज का क्वेश्चन देखो, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि पेपर में आता है क्वेश्चन ये हमारे पास। तो इसमें है 65 एज, ठीक है, और प्लस 4 ईयर, ये हमारे पास है। मतलब द होल्ड ऑफिस का जो टाइम है 4 ईयर और अंटिल अटेंड द हीज ऑफ द 65 ईयर्स। 4 साल का कलेक्टर तो मिलेगा पर 65 तक ही मिल पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 60 दिया, गलत हो गया। सेकंड हमारे पास द प्रेसिडेंट कैन आल्सो रिमूव द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, अगर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटेंस प्रूफ हो जाता है तो हटाया जा सकता है। सही बात है। तो 1 एंड 2 आंसर हुआ। अभी के बारे में बात करते हैं। द सेंट्रल बिकम द इंटेंटेड टू गिव इन द एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू द स्टेट और एनी मैटर। हाँ बिल्कुल दे सकती है, जब इमरजेंसी लगी है तो वो दे सकते हैं डायरेक्शन। सेकंड, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंडेड, नहीं भाई देखो, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो लेजिस्लेटिव पावर जो है वो सस्पेंड नहीं होती भाई। द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट इज नॉट सस्पेंडेड, इट बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द ओवरराइडिंग द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इसको ले लेता है पावर। थर्ड, द पावर ऑफ द मोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। भाई ये कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी थोड़ी है कि इनका रेवेन्यू को का जो पावर वहाँ चली जाएगी, तो ये भी नहीं है। तो आंसर है इसका ओनली 1। ये जो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर होता है। 25 हो गया जी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज टेस्ट नंबर 1 related to the polity. It is a test series of the vision 2025. We have discussed already 1 to 25 questions. Now we are going to discuss question number 26. Consider the following corporation authorities. फर्स्ट है हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, थर्ड है हमारे पास SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ है हमारे पास LIC। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर टोटली डायरेक्टेड ऑडिट बाय द CAG। CAG से डायरेक्टली कौन सी ऑडिट होती है? तो जो CAG ऑडिट करती है वो 3 तरह से करती है। एक तो वो खुद टोटली डायरेक्टेड ऑडिट कर देती है, कुछ कंपनियों को डायरेक्टली ऑडिट करती हैं। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको, दामोदर वैली है, दामोदर वैली ऑयल कॉरपोरेशन उसको डायरेक्ट कर सकती है, नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को कर सकती है ऑडिट डायरेक्टली, इनमें से कोई है ही नहीं। दूसरा तरीका होता है कि वो इस लिमिटेड पावर होती है, मतलब उसके अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपॉइंट करती है एक ऑडिटर को विद द कंसल्टेशन ऑफ CAG। तो CAG कंसल्टेशन के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिटर को नियुक्त करती है, वो कुछ करते हैं। जैसे सेंटर वेयर हाउस हो गया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, उनके लिए। एक होता है हमारे पास थर्ड, एक तरह से जो प्राइवेट ऑडिटर, डायरेक्ट प्राइवेट ऑडिटर करते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जैसे करना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करना और LIC करना, ये सारे हमारे पार्ट नंबर 3 में आते हैं, जिसमें प्राइवेट ऑडिटर होता है डायरेक्टली। इट इज सब्जेक्ट टू द प्राइवेट ऑडिट्स। इन दिस केस द CAG आर नॉट इन द पिक्चर ऑफ एट ऑल। ओके, तो उसका आंसर है हमारे पास D। ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो हमारे पास समझ में आ गया CAG जो है हमारे पास 3 तरह से काम करता है। CAG ऑडिट करता है डायरेक्टली, कुछ कंपनी ऐसी है जिसमें डायरेक्ट ऑडिट कर सकता है, नाम है उसका दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। एक होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पास ऑडिटर नियुक्त करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ द CAG। उसमें जो करते हैं, फॉर एग्जांपल सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। और एक क्या होते हैं जिसके अंदर CAG कोई पिक्चर ही नहीं होती, CAG इसमें होता ही नहीं, सब्जेक्ट टू द ओनली प्राइवेट ऑडिट्स, जैसे SBI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, LIC है, वो इसके अंदर है। तो उसका आंसर हो गया D। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27 डायरेक्ट याद करना क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं कि इन इवेंटों को साथ में लगाओ। गोवा वाज कन्फर्म्ड फुल स्टेट होल्ड, क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा, इंक्लूजन ऑफ स्टेट ऑफ सिक्किम इन द इंडियन यूनियन एंड फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो हमारे पास नागालैंड बना था पहले, फिर हमारे पास हरियाणा बना था, फिर हमारे पास सिक्किम का आया था, और फोर्थ हमारे पास जो लास्ट में मिला था वो स्टेट हुड जो गोवा को वो मिला था तो लास्ट में। तो आंसर इसका B। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद करने का भाई, डायरेक्ट ही रीड करने का क्वेश्चन, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस द पोस्ट इंडिपेंडेंस रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। कह रहे हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन है।
हमारे पास। पहला है स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन एक्सेप्टेड द थ्योरी ऑफ द वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट, गलत है। 3 मेंबर कमेटी बनी थी, 3 मेंबर कमेटी बनी थी 1953 के अंदर। उस कमेटी के अंदर हमारे पास फजल अली वॉज द हेड ऑफ द कमेटी। इसके अंदर डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया था कि भाई दे रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ द वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट, तो ये पहला गलत हो गया हमारे पास। अब सेकंड है हमारे पास, आंध्र प्रदेश वॉज फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रिकॉग्निशन कमेटी, नहीं ये गलत है हमारे पास, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड तो हुआ था, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है, ओके ठीक है, ये तेलुगु स्पीकिंग एरिया है, मद्रास से अलग हुआ था, अच्छा, पर लेकिन इट वॉज क्रिएटेड आफ्टर द एजिटेशन एंड डेथ ऑफ द कांग्रेस पर्सन जो था वो उनकी डेथ हो गई थी इसी चीज़ के अंदर, उसके बाद ही इसको स्टेट मिला था हमारे पास, तो ये भी हमारे पास गलत हुआ, तो सेकंड हमारा ये भी गलत हो गया, तो आंसर इसका नाइदर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ इंडियंस मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप हमारे पास 1949 के अंदर हुई थी पहली बात, ठीक है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। तो पूछा है कि हाउ मैनी ऑफ द अबव द फंक्शन वॉज परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द स्टेट, पहला सही है। अडोप्टिंग द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ये हमारे पास था 24 जैन 1950। इसमें तीन ये डेट 3 जैसे इंपॉर्टेंट है, नेशनल एंथम एक्सेप्टेड हुआ था, नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था, और हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया नियुक्त हुए थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। थर्ड है हमारे पास तो ये भी हमारा सही हो गया। थर्ड है हमारे पास इंटेक्टमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉज, ऑर्डिनरी लॉ को भी ये करते थे, सही है ये भी। अच्छा, एक बात इसके अंदर मैं बताना चाह रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारे पास दो तरह से मतलब परफॉर्म करती थी, जब ये ऑर्डिनरी लॉ बनाते थे और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई रिगार्डिंग बात आती तो उस टाइम पे जो हमारे पास चेयरपर्सन होते थे वो होते थे राजेंद्र प्रसाद, और जब ऑर्डिनरी लॉ के बारे में बात होती तो होते थे हमारे पास JV मालेंकर, ठीक है। तो हमारे पास का आंसर हो गया ऑल 3, आंसर इसका C, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द वेलादिला, कुडरुमुख एंड मयूरभंज। तो तीनों साइड हमारे पास आयरन और रिजर्व है, पहले से पता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा, C आंसर है इसका तो आंसर C है, और रिजर्व है सारी। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे बात करते हैं, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर एज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अगर हम एक्सप्लोइटेशन की बात करेंगे तो हमारे पास 2 ही आर्टिकल हैं, कौन कौन से, 23 एंड 24। 23 हमारे पास कहता है फोर्स्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, फोर्स्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, और ये आता है हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ठीक है, तो ये हो गया, पहला गलत हो गया, ये तो टेंशन है, ये तो राइट टू फ्रीडम में आएगा, तो 2 हो गए, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द वाइट गुड्स। तो वाइट गुड्स क्या होते हैं, वाइट गुड होते क्या हैं, एक तो हमारे पास मिनिस्ट्री है DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने इसको डिवाइड करा है, नाम है वाइट गुड। वाइट गुड में हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास जो लार्ज होम अप्लाइंसेस जिसको हम यूज़ करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, ठीक है, एयर कंडीशन, ठीक है, तो 1 और 2 हो गए, तो 1 एंड 3 आंसर है इसका ए। अच्छा, एक होते हैं सिन गुड वो होते हैं जो हमारे हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, ये वाला पार्ट। एक होता है हमारे पास गिफिन गुड क्या होता है, गिफिन गुड वो होते हैं जिसकी डिमांड बढ़ती है जब उनके प्राइस बढ़ते हैं, द डिमांड इंक्रीज व्हेन प्राइस इज इंक्रीज ड्यू टू द लैक ऑफ द सब्स्टिट्यूट फॉर दैम। भाई जब उनकी डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ गए, क्योंकि उनका सब्स्टिट्यूट कोई है नहीं, जैसे गेहूँ, वीट, है ना। एक है वेबलन गुड्स हमारे पास क्या होते हैं, वेबलन गुड्स होते हैं जिसकी डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो हमारे पास लग्जरी है, लग्जरी कार। तो इसका आंसर मतलब इसने पूछा था वाइट गुड्स, तो वाइट गुड हमारे पास वो चीज़ है अप्लायंसेस जो हम घर में यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन और AC में आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 33, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं।
एन इंडियन टेरिटरी कैन बी सीटेड टू फॉरेनर कंट्री बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सही बात है, इंडियन टेरिटरी किसी टेरिटरी को ले सकती है और दे भी सकती है अंडर आर्टिकल नंबर 368। 368 इसमें लगाना पड़ता है। अगर आप देखोगे तो 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे पास जो है इससे रिलेटेड है, जिसमें कुछ पार्ट हमने पाकिस्तान को दे दिया था। सेकंड पार्ट में चलते हैं। द बाउंड्री डिस्प्यूट सेटलमेंट बिटवीन द इंडिया एंड अदर कंट्रीज डज नॉट रिक्वायर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी बिल्कुल सही है भाई। अगर हम बाउंड्री को डिस्प्यूट करना चाहते हैं, जब मैंने बताया भी था आपको, स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करना हो, नाम चेंज करना हो, ठीक है, उसमें भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। और हमें कोई इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट है बाउंड्रीज़ का, उसमें चेंज करना है तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती अमेंडमेंट की। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है, तो नाइदर 1 and 2 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिट्स रिगार्डिंग आर्टिकल नंबर 32। It's a halt of the constitution. With the respect of the writs jurisdiction, which of the following? The writs of the habeas corpus cannot issued against the private individual, गलत है। प्राइवेट भी कर सकता है और पब्लिक इंडिविजुअल दोनों के ही खिलाफ रिट्स हम हैबिस कॉर्पस लगा सकते हैं। तो पहला तो हमारा गलती हो गया, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन इज अवेलेबल ओनली द अगेंस्ट ऑफ जुडिशियल बॉडीज, गलत है, ओनली नहीं है, जुडिशियल और क्वासी जुडिशरी दोनों के लिए वैलिड है, तो ये भी गलत है। तीसरा है, द रिट्स ऑफ द क्यू वारंट कैन बी सोर्ट्स इवन बाय द नॉन एग्रीड पर्सन, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर हुआ इसका 1। 35 पे चलते हैं। 35, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, सिंगल सिटीजनशिप, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रिटी जुडिशरी, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग द फेडरल फीचर्स, फेडरल फीचर्स कौन से, फेडरल फीचर्स क्या होते हैं, द पावर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट। तो सिंगल सिटीजनशिप तो ये तो यूनिटरी हो गई, तो ये तो गलत हो गया। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि इसमें लिखा गया कि भाई डिवीजन ऑफ द पावर। इंटीग्रेटेड जुडिशरी आल्सो पार्ट ऑफ द यूनिटरी फीचर्स है, तो ये भी गलत है। एंड रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है, तो 1 and 2 ओनली 2 आंसर, ठीक है। 35 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 36 बाद में करेंगे। दिस इज टेस्ट रिलेटेड टू द पॉलिटी and this is a vision IAS test series 2025. We have discussed already 1 to 90 question. We are going to discuss question number 91. You can see the question number 91 is related to the election commission. Election commission, तो जब हम क्वेश्चन को इलेक्शन कमीशन करते हैं तो हमें इससे पहले हमें आर्टिकल पता होना चाहिए कि इसका आर्टिकल कौन सा नंबर होता है। तो इसका आर्टिकल होता है, अगर आपको पता होगा, 324, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द इलेक्शन ऑफ पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़। कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ का इलेक्शन कराता है। तो इसके लिए हम छोटी सी बात पढ़ते हैं पहले। तो जो इलेक्शन कमीशन है ये किस किस के वो कराता है इलेक्शन, तो ये पहला कराता है हमारे पास पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट। दूसरा कराता है स्टेट लेजिस्लेचर का, दूसरा कराता है प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का। पर जो पंचायत का हुआ या म्यूनसिपालिटीज़ का हुआ, ये जो सारा काम है, इट इज़ कम अंडर स्टेट इलेक्शन कमीशन, नॉट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास किसके अंडर में आता है, ये सेपरेट है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर दिस एंड सेपरेट फॉर द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है जी। तो पहला तो हमारा गलत हो गया, सिंपल सी बात है। आर्टिकल नंबर 325 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड्स द पावर टू सुपरिटेंडेंट ऑफ द इलेक्शन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर हुआ फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज राइट, आंसर इसका डी, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग बेनिफिट, कह रहा है हाउ मैनी ऑफ द अबव आर द कंसिडर टू बी बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बेनिफिट क्या क्या है, इट्स अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ सही बात है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सही बात है। एंड रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट विद द बेटर वेज द अदर, ये भी सही बात है। तो ऑल आर 3 सिंपल क्वेश्चन नहीं है, एनालिसिस के ऊपर है, तो ऑल आर 3 सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास यूपीएससी से रिलेटेड है। तो यूपीएससी का जो आर्टिकल है वो हमारे पास कौन सा है, यूपीएससी का जो आर्टिकल हमारे पास होता है बताओ, 315 से लेके 323 तक होता है, 315 से लेके 323 तक। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी यूपीएससी कंसल्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर, ठीक है जी। पहला पढ़ते हैं, वाइल मेकिंग द रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, ये गलत है, ये आप याद कर लो।
कि यूपीएससी काम रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास का नहीं देना नहीं है। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द ट्राइब्यूनल, ये भी इसका काम नहीं है। थर्ड है ऑल मैटर रिलेटिंग टू द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, ये इसका मेथड है। तो आंसर क्या हुआ 3 हुआ, तो ओनली 3 आंसर हुआ इसका। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया 93। इन द केस ऑफ द क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कोल कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन है हमारे पास कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो पहला हमारे पास क्या है, टू एक्ट द एपेलेट अथॉरिटी इन द केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द कंज्यूमर एंड ओनर राइजिंग आउट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द ग्रेड एंड साइज ऑफ कोल, ये सही है, इसका काम है। ठीक है जी, पहला सही है। टू रेगुलेट द डिस्पोजल ऑफ द स्टॉक ऑफ द कोल एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ द कोल इन द कोलरी, ये भी बिल्कुल सही है। टू ग्रांट्स एंड ओपनिंग एंड री ओपनिंग ऑफ परमिशन ऑफ द कोयल माइनिंग एंड स्कैम्स एंड सेक्शन ऑफ द सीम्स एंड सब डिवीजन ऑफ माइनिंग, ये भी बिल्कुल सही है, इसका काम है इसका। सबमिशन ऑफ द मंथली कोल डेटा टू द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। तो बेसिकली 4 वर्क हैं किसके, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के, तो ऑल आर 3, डी आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 95 पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। कंसिडर द फॉलोइंग, कह रहा हाउ मैनी ऑफ द अबव मेंशन पर्सन वुड गेट द सिटीजनशिप बाय द बर्थ ऑफ द इंडिया। कह रहा इंडिया के अंदर इनमें से कौन से लोग हैं जिनको सिटीजनशिप मिल सकती है। तो पहला हमारे पास क्या है, चिल्ड्रंस ऑफ द फॉरेन डिप्लोमेट पोस्टेड इन इंडिया, नहीं ऐसा नहीं है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनको सिटीजनशिप मिले, ऐसा कुछ नहीं है। एनिमीज अलाइज, ये तो मिलेगा ही नहीं। और चिल्ड्रंस ऑफ द इलीगल मैग्नेट, ये भी नहीं होगा, तो सिंपल नन आंसर है इसका। ठीक है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस क्वेश्चन काफ़ी बार। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। 96 हमारे पास आईएमडी से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, कुछ टाइम पहले इसकी 150 ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो उसके ऊपर क्वेश्चन दिया है। तो कह रहा है इट इज़ अ नोडल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फॉर मॉनिटरिंग द अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ इन कंट्री। कह रहा आईएमडी जो होती है इंडिया के अंदर अर्थक्वेक की मॉनिटरिंग करती है, ये गलत है। उसे कौन करता है, नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोग्राफी, ठीक है, सिस्मोलॉजी बेसिकली, एनएससी करता है। तो पहला तो गलत हो गया। इट इज़ अ हेड क्वार्टर एट द न्यू दिल्ली, हाँ न्यू दिल्ली में हेड क्वार्टर है इसका। इट्स कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस, ये भी सही है। तो 2 और 3 आंसर हुआ, तो ओनली 2 आंसर हुआ, बी आंसर है इसका। 97 की बात करते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी पहली बात एक याद कर लो, आर्टिकल नंबर है हमारे पास 360, और ये आज तक नहीं लगी, मतलब इमरजेंसी हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड सो फार। तो पहला पढ़ते हैं इसका, वंस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट द फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू टू इंडेफिनिट टाइम टिल इट रिवोक्ड, ये पहला हमारे पास पार्ट है। तो अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर ये हमारे पास सही है। तो एक बार ये लग जाती है तो उसे कंटिन्यू रहता है जब तक इसको रिवोक नहीं करें इन्फाइनाइट टाइम तक, क्लियर, ठीक है। सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द डिक्लेयरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी इज नॉट क्वेश्चनेबल इन एनी कोर्ट, ये गलत है। ये पहले होता था, पर लेकिन जब हमारे पास 44 अमेंडमेंट आया था, एट द टाइम ऑफ द 44 अमेंडमेंट, तो 44 अमेंडमेंट में इसको जुडिशरी रिव्यू के अंदर में ला दिया था, ठीक है। तो सेकंड हमारा गलत हो गया। रिजोल्यूशन ऑफ द रिवोक इन फाइनेंशियल इमरजेंसी रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी, ये भी गलत है। अगर इसको रिवोक करना है तो सिंपल ही प्रेसिडेंट तो किसी भी टाइम कर सकता है, एनी टाइम। नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो फार, मैंने ये बताया आपको, तो ये सही है। तो ये ठीक है, ये ठीक है, तो 1 और 4 आंसर सही है इसका, तो आंसर इसका ए। तो 97 क्वेश्चन हो गए। चलिए 98 पे क्वेश्चन पे करते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है, काफ़ी पेपर में चुका है। हाउ मैनी ऑफ द अबव द रीजन ऑफ द एलिफेंट्री साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, इसके क्या कारण है। तो कह रहा है पहली बात तो इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट हमारे 1935 से लिए गए हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर एंड स्टेट, ये बिल्कुल सही, क्योंकि सेंटर का अलग पार्ट बनाया और स्टेट का अलग बनाया है, इसकी वजह से हमारा लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बिल्कुल ठीक है। कैटरिंग द नीड्स ऑफ द हक पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, हक पॉपुलेशन कंट्री से कोई मतलब नहीं है, तो 1 और 2 आंसर इसका, ओनली 2 आंसर है, ठीक है जी। 99 पे चलते हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेड डाउन बाय द वेरियस कोर्ट जजमेंट, कह रहा बहुत सारे जितने कोर्ट के जजमेंट आए हैं उनमें से कैसे मालूम पड़ा कि हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इनमें से लिखित जो हमारा केशवनंदा भारती केस से लिया गया है। तो पहला सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये ठीक है, बेसिक पार्ट है। सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटर, ये भी हमारा बेसिक पार्ट है। इफेक्टिव एक्सेस टू जुडिशरी, ये भी हमारा पार्ट है। और राइट्स जुडिकेशन सुप्रीम कोर्ट, यही पार्ट है। पर लेकिन सोशलिस्ट स्टेट हमारा पार्ट नहीं है, सोशलिस्ट हमारा पार्ट नहीं है, किसके अंदर, बेसिक पार्ट। इट इज़ गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिफरेंट है हमारे पास। तो आंसर हुआ 1 2 3 4, ओनली 4 आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 100 पे चल लेते हैं।
ये क्वेश्चन तो आपको काफ़ी बार मिल चुका होगा और मैंने काफ़ी बार कराया हुआ। आर्टिकल नंबर 12, स्टेट का क्या कार्य, स्टेट का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी पेपर में आ चुका है। पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर आल्सो कॉल्ड स्टेट, इंक्लूड कि स्टेट में क्या आता है, पार्लियामेंट भी आता है और लेजिस्लेचर भी आता है, सही है। यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट, इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव भी आता है और स्टेट एग्जीक्यूटिव भी आता है, ये भी ठीक है। म्यूनसिपालिटीज एंड पंचायत, म्यूनसिपालिटी भी आता है, पंचायत भी आता है, मतलब हर चीज़ स्टेट का मतलब है। अथॉरिटी लाइक LIC एंड ONGC, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। काफ़ी लोग समझते हैं कि LIC और ONGC के अंदर नहीं आता, पर सारे आते हैं। तो आंसर है इसका ऑल 4। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गए हैं 1 to 100। टेस्ट नंबर 1 था ये हमारा पॉलिटी का, इसकी कंपाइलेशन वीडियो में डाल दूंगा, आप इन क्वेश्चंस को लगाना शुरू करो। 100 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं पॉलिटी से। अब टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट कर दूंगा मैं आपको कल से, ठीक है, विज़न का, और साथ में मैं इनसाइड टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। दिस इज टेस्ट सीरीज ऑफ विज़न 2025। दिस इज टेस्ट नंबर 1 related to the polity. We have discussed already 1 to 55 question. This is question number 46. पढ़ते हैं, ठीक है। Which of the following happened earliest in process of state organization after independence? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद जो हमारी प्रोसेस बनी थी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन करा, इनमें से कौन सी बनी थी पहले? तो एक धार, एक है आंध्र प्रदेश, एक है JVPM, एक है एनैक्टमेंट ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो इसको याद करने के लिए देखो, ये क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है, तो उसके याद करने का मैंने तरीका बनाया हुआ है। इसका नाम है SJFG। एस का मतलब पहला हमारे पास क्या है, धार, एस के धार कमीशन। दूसरा हमारे पास क्या है, जवाहरलाल नेहरू। तीसरा हमारे पास क्या, फजल कमेटी। जी हमारे पास क्या, गवर्नमेंट एक्ट। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका आंसर हमारे पास एस के धार है, ठीक है। पर लेकिन इसमें छोटे से मैं आपको बता देता हूँ, एस के धार के अंदर पहला हमारा एस के धार है। तो एस के धार में क्या हुआ था, इसमें क्या बताया गया था, रिकमेंडेड 1948 की बात है, रिकमेंडेड टू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव, नॉट फॉर लिंग्विस्टिक। एडमिनिस्ट्रेटिव के बेस पे होगा, लिंग्विस्टिक बेस पे नहीं होगा। अगर हम JVP की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और सत्यरमन की बात करेंगे, तो दे आल्सो रिजेक्ट रिकॉग्नाइजेशन लिंग्विस्टिक के बेस पे नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज दे हैव रिजेक्टेड, ठीक है। ये हो गया, ये होगी फैजल। एफ़ की बात करते हैं। एफ़ हमारे पास क्या, फजल अली कमेटी 1953 में आई थी। दे आल्सो एक्सेप्ट द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट नॉट एक्सेप्ट और रिजेक्ट वन लैंग्वेज वन स्टेट। उसने कहा लैंग्वेज तो ठीक है, पर लेकिन इतना भी नहीं है कि वन लैंग्वेज वन स्टेट हो, किसके, फजल के अंदर। तो ये हो गया, ये हो गया फजल मतलब फजल अली कमेटी। और लास्ट में आया था हमारे पास स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1946, जो ये एक्ट की बात चल रही है। इसमें क्या हुआ था, मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। हमारे पास पार्ट नंबर A याद है आपको, पार्ट B और पार्ट C, 7 स्टेट हमारे पास थे। तो ये सारे पार्ट हमारे एबोलिश हो गए और हमारे पास 14 स्टेट प्लस 6 UT बन गए थे। तो पहली बात समझ में आई आपको। तो सिंपल सी बात, अगर मैं इसको रिकॉल करूँ पूरे को, हमारे पास स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमेटी के अंदर 4 चीज़ पढ़नी चाहिए। पहला हमारे पास एस के धार, दूसरा है हमारे पास JVP और तीसरा है हमारे पास फजल अली कमीशन, फोर्थ है हमारे पास गवर्नमेंट एक्ट। तो पहला जो हमारे पास स्टेट ऐसा इसके धार में क्या बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे होगा, नॉट ए लैंग्विस्टिक बेस पे। JVM के बेस पे उन्होंने बोला था लैंग्वेज के बेस पे स्टेट रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगा। फजल केस के अंदर, फजल अली केस के अंदर क्या कहा था कि लैंग्वेज तो ठीक है, पर लेकिन वन स्टेट वन लैंग्वेज नहीं होगा। फिर लास्ट में हमारे पास स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट आया था 1956 के अंदर। हमारे पास पार्ट थे, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C में हमारे प्रोविंसेस बटे हुए थे, सबको एबोलिश करके 14 स्टेट 6 UT बना दिए गए थे, ठीक है जी। ये आपकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी और ये पूरा टॉपिक मैंने खत्म कर दिया आपको, इसके अलावा को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिक कंसिडर द फॉलोइंग कंसिडर करो, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ द अबव आर द इंश्योर्ड बाय आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें क्या बताया गया? पहली बात तो इंडियन जो आर्टिकल 14 है हमारे पास क्या है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो एब्सेंस ऑफ द स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर एनी पर्सन, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, एब्सेंस है।
रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सन, ये भी सही है। इक्वलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल सर्कमस्टेंसेज, ये भी सही है। पहली बात, कंसेप्ट ऑफ द इक्वलिटी बिफोर द ले इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन ओरिजिनली, है पता है ना आपको, ब्रिटेन से लिया गया था। सही, तो आंसर ऑल ऑफ 3। ठीक है जी। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज़ और बता रहा था इसके अंदर, एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक बात, और एक जो है वो है हमारे पास, एक हमारे पास इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का प्रोटेक्शन। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ लिया गया है ब्रिटेन से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया गया है यूएसए से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन बड़ी नई चीज़ है, नया टॉपिक है आपके लिए, ठीक है, मतलब नई बात है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंदर आपको पता होगा आर्टिकल नंबर कौन सा है हमारे पास, 76 है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ बेसिकली इसको। आर्टिकल नंबर 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ही हैज़ राइट टू एन ऑडियंस इन द ऑल कोर्ट इन द इंडिया, सही बात है, वो हर कोर्ट में तक बैठ सकता है। इज डिबार्ड फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, नो, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस तो करते हैं, पब्लिक भी करते हैं, तो खत्म हो गया। हैज़ द राइट टू स्पीक एंड वोट इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, गलत है, वोट डालना हक नहीं होता। दे कैन इन्जॉय, अटॉर्नी जनरल्स हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन द ऑल कोर्ट ऑफ द टेरिटरी, इट्स ठीक। इट हैज़ द राइट टू स्पीक, अगर जो प्रोसीडिंग चल रही है वो जॉइंट सिटिंग में बैठ सकते हैं, बट विदाउट द राइट टू वोट। तीसरा हमारे पास क्या, इन्जॉय ऑल प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज डेट इज़ अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे मेंबर पार्लियामेंट जो मिली है वो उनको मिलती है, ये सही है हमारे पास। तो आंसर हुआ 1 और 4, आंसर इसका बी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 पे, क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। लो जी, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। पहली बात तो नेशनल एजेंसी आर्टिकल है 352, इसके जो ग्राउंड है वो कौन सा है, एक है वार, एक है एक्सटर्नल एग्रीगेशन, एक है आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन तो पहला हमारा गलत हो गया क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा है। दूसरा है प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, ये बिल्कुल सही है कि रिकमेंडेशन हो कैबिनेट अगर हमारे पास देगा तो उसके बाद ही वो प्रोक्लेम कर सकता है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ, गलत है, 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर पास होनी जरूरी है, तो ये भी गलत है। लोकसभा हैज़ नो कंट्रोल ओवर द रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो अगर हम देखा जाए तो हमारे पास ये भी गलत है, रिकमेंडेशन दे सकता है लोकसभा के अंदर। प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन इफ़ लोकसभा पास रेजोल्यूशन कि उसको डिसअप्रूव कर देता, तो उसके बाद उसको दे हैव टू रिवोकेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट करना पड़ता है। तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें याद करने वाली बात ये है कि नेशनल इमरजेंसी हमारे पास 3 ग्राउंड पर लगती है, अंडर 352 वार, एक्शन एग्रीगेशन, आर्म्ड रिबेलियन। दूसरा हमारे पास क्या है कि रिटर्न का रिकमेंडेशन देते हैं कैबिनेट के द्वारा। तीसरी बात यह है कि पार्लियामेंट पास होना चाहिए 1 मंथ के अंदर, और चौथी बात यह है कि फोर्थ मैटर यह है कि लोकसभा के अंदर अगर वो पास करके रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तो जब भी रिवोकेशन करना पड़ता है, रिवोकेशन। ठीक है जी, तो आंसर बनूंगा ऑप्शन ए है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट, इनमें से फंडामेंटल राइट का एग्जाम्पल कौन सा है, नहीं है। पहला है ए फार्मर सेल्स हीज फार्म एंड स्टार्ट टू बिजनेस, भाई अगर वो एक आदमी है अपना फार्म को बेचता है और बिजनेस स्टार्ट करता है तो ठीक है, राइट टू फ्रीडम है, हो सकता है, ये एक्ट है इसके अंदर। दूसरा पर्सन फ्रॉम द गुजरात मूव से महाराष्ट्र एंड सेटल, एक दूसरी जगह जाना, सेटलमेंट, आर्टिकल नंबर 19 है ये। ए पर्सन इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम द पेरेंट, ये गलत है, ये जरूरी नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है कि भैया कि किसी को पेरेंट्स को मिले, द पर्सन इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम पेरेंट्स, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो आंसर इसका सी, रिफ्यूज टू, ये सही है हमारा। आर्टिकल नंबर 15 मैंने आपसे कहा था कि याद कर लो, मैंने आपको उस दिन बताया भी था नोट्सों के अंदर। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से, गलत है, यूएसए से लिए गए हैं। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से, सही है। रीजनल पावर ऑफ द सेंटर, कनाडा, सही है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ ब्रिटेन, ये सही है। तो आंसर कितने उम्र 3 सही हुए, तो सही। अब देखो ये क्वेश्चन रटने का है, इसमें आपको दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, तो इसलिए मैं कहता हूँ याद करना बहुत जरूरी है। जब तक आप याद नहीं करोगे ना, जैसे 1 मंथ 2 मंथ है तो याद करो ना उसको, बिना याद करे कुछ थोड़ी हो पाएगा। ठीक है जी,
चलें जी 52 पे क्वेश्चन पढ़ें। 52 पे क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात करनी है हमारे पास। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कब आया था? ह्यूमन राइट कमीशन हमारे पास कब आया था? 1993 के अंदर आया था, याद कर लो। चलिए, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हैज़ अ पावर ऑफ द सिविल कोर्ट एंड प्रोसीडिंग हैविंग द जुडिशियल करैक्टर। सही तो है, कितनी बार बता चुका हूँ मैं आपको ये बात कि उनको एक प्रोसीडिंग पावर होती है, सिविल कोर्ट की जुडिशियल पावर भी होती है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन इंक्वायरी द वोलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। देखो दूसरी बात है, स्टेट लिस्ट तो है, और अगर कॉन्करेंट लिस्ट देखी जाए, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या है? जिसके अंदर पावर स्टेट और सेंटर दोनों उसके ऊपर रूल करते हैं। तो इन पावर इस सब्जेक्ट पे भी तो ये लगेगा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो उसका मतलब गलत हो गया। ओनली नहीं होना चाहिए था, दोनों होने चाहिए, कॉन्करेंट लिस्ट है स्टेट लिस्ट। थर्ड है हमारे पास चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इज नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। ये भी गलत है। क्यों? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर हैं वो क्या वो ह्यूमन राइट कमीशन मेंबर नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना, प्रमोट हो सकते हैं। तो हमारे पास ये गलत है। ठीक है जी, तो आंसर इसका ए। अच्छा, चलते हैं 53 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस द थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ लिमिट। तो देखो, अच्छा ये क्वेश्चन बढ़िया है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन याद है केशवानंद भारती केस? हाँ, याद होगा आपको। उस केस के अंदर क्या कहता है कि पार्लियामेंट है वो चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, पर लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। तो पहले लिखा है इट लिमिट द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यही तो बात कह रहा हूँ मैं आपसे कि पार्लियामेंट पर थोड़ी सी लिमिट तो लगी कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहते हो तो। दूसरा है द जुडिशरी हैज़ अ फाइनल अथॉरिटी डिसाइड इफ अमेंडमेंट वोलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है भाई, जुडिशरी ही इसकी फाइनल रिव्यू करता है, उसको फाइनल रिव्यू करता है, तो ये भी सही है। ये हमारा देखा तो ये भी सही है। अच्छा, तीसरा पार्ट देखो, एक इट अप्लाइज ऑल अमेंडमेंट सिंस कमिंग इनटू द फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आपको ये दोनों पता होंगे, पर जो तीसरा पॉइंट है वो थोड़ा टेक्निकल है। कैसे है जरा देख लो एक बार। कह रहा है जब एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई वाला कंसेप्ट आया था केशवानंद भारती केस में, तो वो सब पे अप्लाई हो गया था? नहीं, एक केस था, नाम है उसका वामन राव केस, वो 1981 में आया था। उसमें ये कहा था कि केशवानंद भारती वाला केस का जजमेंट जो है वो उसके बाद लगेगा, अप्रैल 24, 1973। इस डेट के बाद जो केस हुए उसमें केशवानंद भारती केस से पहले नहीं लगेगा। आई बात समझे? द फर्दर क्लेरिफाइड दैट इट वुड बी अप्लाइड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इनेक्टेड आफ्टर अप्रैल 24, 1973। ओके, द डेट ऑफ द जजमेंट ऑफ द केशवानंद भारती केस 1973। तो ये हमारा गलत हो गया, तो 1 और 2 सही हो गए, तो ओनली 2 आंसर्स। फिफ्थ पे चलो इस पर ये कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइन द मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करोगे। पहली बात तो फाइनेंस कमीशन जो हमारे पास है 280 आर्टिकल है, याद होगा आपको। फाइनेंस कमीशन के अंदर हमारे पास कितने मेंबर होते हैं भाई? एक चेयरमैन होता है और एक 4 मेंबर होते हैं। तो इसका जो सिलेक्शन है, द डिटर्मिनेशन क्वालिफिकेशन ऑफ मैन ऑफ सिलेक्शन कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। इसमें क्या है? ठीक है जी, चलो तो 45 तक क्वेश्चन हो गए हैं, अभी करते हैं बाद में। दिस इज टेस्ट ऑफ द पॉलिटी, दिस इज टेस्ट नंबर 1 एंड दिस इज अ टेस्ट सीरीज ऑफ विजन IAS 2025। वी हैव डिस्कस ऑलरेडी 1 to 55 क्वेश्चन। नंबर 55 पे चलते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे सिंपल सी बात है, सवर्ण सिंह कमेटी है, बी। अच्छा, अगर आप इसके अंदर चीज़ देखोगे, पहली बात तो ये 42 अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। कौन क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कितनी? पहले 10 थी, अब कितनी है? 11 है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 86 अमेंडमेंट से एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी कि बच्चों को पढ़ाना। 6 से लेके 14 एज के बच्चों को मैंडेटरी कर देता पढ़ाने के लिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है विच इज़ अंडर ऑफ आर्टिकल। अगर आप अंडर आर्टिकल की बात करोगे तो 51A। अच्छा, कौन से पार्ट में आता है ये बता सकते हो? पार्ट नंबर 4A में आता है। पार्ट नंबर 4A का पार्ट है। तो उसमें कितने कितने पॉइंट हो गए? पार्ट नंबर 4A में आता है, आर्टिकल नंबर 51A में आता है। लेटेस्ट हमारे पास 86 अमेंडमेंट से ऐड हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़। पहले हमारे पास 10 थी, जिससे ऐड हुआ है वो 42 अमेंडमेंट द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी।
पहले हमारे पास नहीं थी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वॉज इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्वन सिंह कमेटी। तो पहला आंसर हो गया, पूरे डिटेल में डिस्कस कर दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो उस पर क्या करना पड़ता है। देखो पहली बात तो 2-3 बात सुन लो आप मेरी, मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा था। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, है ना, अब दिख रहा है सही से। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल ओनली इनिशिएटेड, कोई भी अगर हम इसको इनिशिएट करना चाहें अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को, वो सिर्फ पार्लियामेंट में ही हो सकता है। पहली बात तो याद कर लो आप, नोट इन स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ओनली इनिशिएटेड इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नोट इन स्टेट लेजिस्लेचर। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, दिस बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस विद द स्पेशल मेजोरिटी, और दोनों के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है स्पेशल मेजोरिटी से पास होना। ठीक है, चलिए अब पहला पढ़ते हैं। ए बिल अमेंडिंग द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ सिंपल मेजोरिटी। देखो अगर हमारे पास कोई ऐसा बिल है, अमेंडमेंट बिल है, जो फेडरल प्रोविज़न है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, पहली बात तो यही होगी दोनों बात, इट शुड बी इनिशिएटेड इन पार्लियामेंट, नॉट इन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, और इट शुड बी पास्ड बाय द स्पेशल मेजोरिटी। साथ में अगर उसके अंदर फेडरल प्रोविज़न आता है तो साथ में इसके आधे जितने भी स्टेट हैं उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, पर लेकिन सिंपल मेजोरिटी से। तो ये पहला हमारा सही है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं, एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। तो अगर हम ये वाला पहला पढ़ते हैं ना तो आर्टिकल 368 में आता है, जबकि कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट पास करना पड़ता है। गलत है ये, क्योंकि ये जो प्रोविज़न है ये 368 के अंडर में नहीं आता, इस सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो सेकंड हमारा गलत हो गया, आंसर ए आंसर हो गया इसका। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 के ऊपर। ये वैसे तो जब आपको याद होगा कि एक हिंटरवंश रिपोर्ट आई थी, तो उस टाइम पे सेबी बताया था कि भाई इट इज़ कि शॉर्ट सेलिंग है वो हार्म करती है इन्वेस्टर्स को। तो शॉर्ट सेलिंग मतलब जब ही आया था वर्ड ये, तो इट इन्वॉल्व्स द सेलिंग ऑफ द स्टॉक नॉट ओन्ड एट द टाइम ऑफ द ट्रेडर्स। सही है। दूसरी बात है सेबी परमिट द शॉर्ट सेलिंग फॉर द बोथ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, ये भी सही है। तो दोनों हमारे पास सही है, तो ज़्यादा डिस्कस करने का इसमें कुछ है। क्वेश्चन नंबर 58, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट प्रोसीजर जो होता है उससे रिगार्डिंग है। अ बिल सीकिंग अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनिशिएटेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। अभी तो मैंने बताया आपको कि अमेंडमेंट जो बिल होता है हमारे पास ओनली इनिशिएटेड इन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आइदर, ठीक है, नोट इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा है कि अगर कोई प्राइवेट मेंबर है कैन बी इनिशिएटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। प्राइवेट मेंबर कर सकता है, देखो या तो कोई प्राइवेट मेंबर हो या कोई मिनिस्टर हो, दे कैन इनिशिएट अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकंड हमारा सही है, पहला हमारा गलत हो गया। ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट पास द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सेपरेटली। ठीक है, तो ये हमारे पास सही है, क्योंकि इसके अंदर जॉइंट मीटिंग तो होती नहीं है भाई। इसमें क्या है, तो नो जॉइंट मीटिंग है, तो इसके अंदर सेपरेटली पास होना जरूरी होता, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 आंसर हो गया, ओनली 2 आंसर है इसका। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द D2M, एक D2M है। D2M हमारे पास होता क्या है, D2M का मतलब है ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी कैपेबल है हम मल्टीमीडिया को भेजने के लिए, जिसके अंदर हमें कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। मतलब मल्टीमीडिया, यू कैन सेंड द मल्टीमीडिया विदाउट एक्टिव द इंटरनेट कनेक्शन। तो पहला पढ़ते हैं, इट डज नॉट रिक्वायर द इंटरनेट कनेक्टिविटी टू स्ट्रीमिंग द डायरेक्टली टू द मोबाइल। सही बात है, मैंने भी बताया ना आपको, देयर इज नो नीड ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। सेकंड है, इट इज़ कंपेटेबल विद द ऑल टाइप ऑफ द मोबाइल नेटवर्किंग जनरेशन इंक्लूड द 2G एंड 3G। ये क्वेश्चन गलत है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है कि उन मोबाइल के अंदर एक्टिव है, उन मोबाइल में चलेगा जिसके अंदर ATSC 3.0 स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, समझ में आई बात। इसके अंदर ये ATSC स्टैंडर्ड्स अभी सब में तो आए नहीं है, एडवांस सिस्टम कमेटी स्टैंडर्ड्स अभी सब में तो आए नहीं है, तो हमारे पास सेकंड गलत हो गया, ओनली 1 आंसर है इसका। ठीक है जी, आगे बढ़े। नंबर 63 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे पहले बताया था। इट डिप्रीव द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर बंगाल एंड मद्रास। देखो उसमें खास बात क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नाम था उसका लॉर्ड विलियम बेंटिक।
तो इससे हुआ क्या कि गवर्नर जनरल तो बंगाल का था वो बन गया हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो गवर्नर थे बंगाल और मद्रास के उनकी पावर हमारे पास हुई कम। ठीक है, तो ये हमारे पास सही है। दूसरा, इट एंडेड द बोथ कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी। नहीं, कमर्शियल खत्म हुई थी और एडमिनिस्ट्रेटिव की बढ़ गई थी, तो हम कहेंगे गलत है। इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। का लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर पहली बार हुआ था ऐसा, ये गलत है, याद कर लो, मैंने आपको पहले बताया था 1853 में हुआ था ऐसा। 1853 के अंदर लोकल रिप्रेजेंटेशन जो था वो बढ़ा था हमारे किसके अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कहाँ कहाँ से लिए थे, मद्रास से लिए थे, बॉम्बे से लिए थे, बंगाल से लिए थे, आगरा से लिए थे। इसको आप याद कर सकते हो MBBA। ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर हुआ हमारे पास इसका, फर्स्ट सेकंड गलत, ओनली 1 A आंसर इसका। ठीक है जी, सही है। पास 61 पे चलते हैं हमारे पास। करेंटली अ पर्सन बोर्न आउटसाइड द इंडिया ऑटोमेटिकली बिकम द इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट इफ वन ऑफ द पेरेंट्स इज द इंडियन सिटीजन। नहीं, ऐसा गलत है। दूसरा है, ए पर्सन अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप बाय द नेचुरलाइजेशन शुड बी एडुकेट द नॉलेज ऑफ द एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज नहीं है, 8 लैंग्वेज की होनी चाहिए। और दूसरी बात है, हर पर्सन को नहीं मिलेगा, उस पर्सन को जिसको इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उस पर्सन को मिलेगा, और उसको 8 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हमारे पास गलत हो गए, तो आंसर इसका डी। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं हमारे पास। कह रहा है द पावर ऑफ द स्पेसिफाई द पीपल ऑफ द फॉरेन टेरिटरी शैल बी द सिटीजन ऑफ द इंडियन वैन द फॉरेन टेरिटरी बिकम द पार्ट ऑफ द इंडियन। तो कह रहा है कि कोई पार्ट है जिसको इंडिया ने एक्वायर कर लिया, तो वहाँ के लोग भी इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। हाँ, ऐसा है, बिल्कुल है ना। अगर अब पुंडीचेरी एक्ट हमारे पास 1962 में आया था तो उस टाइम पे हो गया था, तो आंसर है ठीक है। तो कह रहे हैं पावर हमारे पास किसके अंडर होती है, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर होती है। 63 की बात करते हैं। 63 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीट्स इंडिया एक्ट्स ऑफ द 1784। इट अलाउ द कोर्ट ऑफ द डायरेक्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। गलत है। देखो, एक होते हैं पॉलिटिकल अफेयर और एक होता है कमर्शियल अफेयर। तो क्या हुआ था इसके अंदर से, अगर हमें कमर्शियल अफेयर करना था तो हमारे पास बना था कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, और हमारे पास कमर्शियल अफेयर बना था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अगर पॉलिटिकल करना था तो बना था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। याद कर लो आप, कमर्शियल के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर CC, पॉलिटिकल के लिए PB। पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए बना था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो पहला हमारा गलत हो गया। द कंपनी टेरिटरी इन द इंडिया वर द फर्स्ट टाइम कोल्ड इज ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। हाँ, ये सही है, तो आंसर हो गया हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। एक बार थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये थोड़ा सा 4 पार्ट है, या मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगरी ऑफ द पर्सन वुड बी एलिजिबल टू बिकम द सिटीजन इन इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 के अंदर इनमें से कौन सा है जो एलिजिबल है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ए पर्सन हु इज रेजिडेंट इन द इंडिया फॉर द 5 ईयर इमीडिएटली। नहीं, ये ऐसा नहीं है। ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू द पाकिस्तान फ्रॉम द इंडिया मार्च 1 1947 बट द लेटर टर्न इन इंडिया रीसेटलमेंट। ये हमारे पास सही है भाई। अगर ऐसा आदमी जो जब हमारे इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था उससे पहले रहता था इंडिया के अंदर और चला गया था 1947 से पहले, और जब वापस आया तो इंडियन सिटीजन पार्ट होगा, तो आंसर इसका बी। ठीक है, तो 64 का आंसर हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 30 मीटर टेलीस्कोप। प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है हमारे पास। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर्स ऑफ द इंडिया। 5 कंट्री के अंदर होता है, इंडिया, कनाडा, चाइना, जापान, USA। सही है। इट प्रोवाइड द इमेज ऑफ द रिजोल्यूशन मोर देन द 12 टाइम्स शार्पर फॉर हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप से 12 टाइम ज़्यादा शार्पर दे रहा है इमेज। सही है। इट बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन बर्ड इन द आर्कटिक रीजन। देखो, पहले तो यही था कि आर्कटिक रीजन में बनाना है, फिर बाद में ये आया कि स्पेन में बनाना है, पर इंडिया ने बोला कि लद्दाख में बनाना है। तो अभी इसका थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, तो आंसर थर्ड हमारा गलत है, ओनली 2 आंसर है इसका। 66 पे चलते हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डोक्यूमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट सिस्टम नहीं कहते, इसे प्रेसिडेंट सिस्टम कहते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दे हैव द बोर्ड सेपरेटेड, तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सोवरेन बॉडी अनलाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। हाँ, ये सही है। क्यों? इंडिया में है रिपब्लिक। भाई, इंडिया की अगर आप बात देखोगे तो इंडिया रिपब्लिक है, और अगर ब्रिटिश स्टेट की बात देखोगे तो मोनार्की है, हेरिडिटरी है, मोनार्की है। तो हमारे पास 5 सेकंड हमारा गलत हो गया। सही बात, तो आंसर है हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 67 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP, कह रहा है इनमें से DPSP कौन सा गार्डन प्रिंसिपल के ऊपर है। तो पहला पढ़ते हैं, टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्री और द इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन बेस्ड इन रूरल एरिया, सही बात है, यही है। आगे पढ़ते हैं, क्या पता आगे भी हो। एग्रीकल्चर एनिमल मॉडर्न साइंस, ये तो हमारा सोशलिज्म पे है। राइज इन द न्यूट्रिशन, ये भी सोशलिज्म पे, तो उसका मतलब है 1 ए आंसर है इसका। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल हमारे पास है कॉटेज इंडस्ट्री को बचाना। आगे क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्राह्मीण, ईरान, कुवैत एंड सऊदी अरब, ये चारों के हमारे पर्शियन गल्फ को शेयर करते हैं। बिल्कुल सही बात है, चारों को चारों शेयर करते हैं हमारे पास। कौन से? ब्राह्मीण, ईरान, कुवैत एंड सऊदी अरब। तो 68 का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 69 चलते हैं। द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन बाय अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी के बेस पे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट। चलिए पढ़ते हैं। तो पहली बात, अगर आप देखोगे ना, अगर इसके अंदर एक कमेटी बनी थी है, उस रिकमेंडेशन के अंदर 6 लोग होते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास होता है PM, दूसरा हमारे पास होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, तीसरा हमारे पास होता है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, 4 हमारे पास होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, ऑफ बोथ हाउस, लोकसभा के और राज्यसभा के, और एक होता है होम मिनिस्टर। तो इस तरह से हमारे 6 लोग हो गए। तो हमारे पास चेयरमैन नहीं होते, तो ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, तो आंसर इसका B। तो PM एज ए हेड, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, लोकसभा और होम मिनिस्टर। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज टेस्ट नंबर 1। दिस टेस्ट इज रिलेटेड टू द पॉलिटी एंड दिस इज a vision IAS test series 2025. We have discussed 1 to 70 question. Now we are going to attempt question number 71. ठीक है, आपने क्वेश्चन लास्ट टाइम कर लिए होंगे सारे, आई होप। शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 70 भी डिस्कस नहीं किया था, उसे कर लेते हैं चलो उसको दोबारा। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड कालाराम मंदिर इन नासिक, कालाराम मंदिर इन नासिक महाराष्ट्र। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो किसी बात चल रही कालाराम मंदिर की नासिक के अंदर। तो कह रहा है दिस टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, बिल्कुल सही है। दिस कालाराम मंदिर इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ बैंक ऑफ रिवर ऑफ गोदावरी, ठीक है। सेकेंड थिंग, दिस टेम्पल इज, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड कृष्णा ब्रदर बलराम, गलत है ना, ये खुद ही बता रहा है। कालाराम, कालाराम हमारे पास क्या है, बेसिकली कालाराम का मतलब हमारे पास जो है वो है कि ब्लैक रामा, ब्लैक रामा कंसिडर करते थे पहले कि भाई जो राम हमारे ब्लैक है, तो उससे डेडिकेटेड है। कह रहे कि दे आर टेम्पल डेडिकेटेड टू द ब्लैक रामा, नोट द बलराम। तो सेकंड इज़ गलत, सेकंड इज़ रॉन्ग। अच्छा, इस मंदिर के अंदर एक ख़ास बात और थी, अगर आपने पढ़ा हो उसके अंदर 1930 के अंदर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लीड एन एजिटेशन टू डिमांड एक्सेस फॉर द लिफ्ट टू हिंदू टेम्पल। किस हिंदू टेम्पल के अंदर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एजिटेशन को लीड किया था? तो वो यही मंदिर है, नाम है कालाराम मंदिर, नासिक महाराष्ट्र। किसके अंदर? 1930 के अंदर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारे पास, सेकंड गलत, तो ओनली 1 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 71, अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हमने करा था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द लोकपाल। जब हम लोकपाल की बात करते हैं तो हम पे 2 चीज़ समझ में आती है। एक तो हमारे पास है लोकपाल और एक है हमारे पास लोकायुक्त, ठीक है। ये दोनों ही इंक्वायरी करते हैं एंटी करप्शन रोड मैप, ठीक है। पर लेकिन ये जो करता है, ये करता सेंट्रल लेवल पे और ये करता है हमारे स्टेट लेवल पे। मतलब लोकपाल इज रिलेटेड टू द सेंट्रल लेवल एंड लोकायुक्त इज रिलेटेड टू द स्टेट लेवल, ठीक है। पढ़ते हैं चलो। द लोकपाल कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन विद मैक्सिमम 8 मेंबर्स, ये सही है। लोकपाल के अंदर चेयरमैन साथ में 8 मेंबर्स होते हैं। 50% ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकपाल शैल बी जुडिशरी मेंबर। कह रहा 50% से ज़्यादा मेंबर्स लोकपाल के अंदर हैं वो जुडिशरी से होने चाहिए, ठीक है। थर्ड है प्राइम मिनिस्टर एंड द मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट आर एक्सक्लूड फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ द लोकपाल। चलिए, अब पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो लोकपाल है हमारे पास, वो किस किस पर लागू होता है? देखो, लोकपाल एंटी करप्शन के लिए है, तो उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है। दिस आल्सो इंक्लूड, प्राइम मिनिस्टर आल्सो इंक्लूड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे मिनिस्टर, ऑफिसर कौन से ग्रेड के, A, B, C, D, ISI पे सारे जो सेंट्रल में सारे ये लोकपाल में आते हैं। पर लेकिन पार्ट नंबर 3 क्या कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो इससे बाहर हैं,
तो गलत है ना ये हमारे पास, तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास हुआ आंसर इसका बी। ठीक है, समझ में आ गया। इट्स मीन द इन लोकपाल जुरिडिक्शन ऑफ द लोकपाल इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, members of parliament, ग्रुप EBCD ऑफिसर्स एंड सेंटर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ठीक है जी, 71 क्वेश्चन कर दिया, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ स्टेट। कह रहा है एक पार्ट है हमारे पास यूनियन ऑफ स्टेट जो आर्टिकल नंबर 1 में डिफाइन किया गया है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, पढ़ के देखते हैं। ऑल द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज आर द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, कह रहा सारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी यूनियन ऑफ स्टेट के अंदर में आते हैं, गलत है। बिकॉज जो हमारे पास टेरिटरी ऑफ इंडिया है, अगर हम टेरिटरी ऑफ इंडिया को देखें, इट्स द हैव वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया, दैट्स वाई फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकेंड पार्ट कह रहा है यूनियन टेरिटरी इंजॉय द सिमिलर रिलेशनशिप एट द स्टेट विद द यूनियन गवर्नमेंट, गलत है। कह रहा है कि यूटी जो है वो सेम रिलेशनशिप मेंटेन करता है जैसे स्टेट करता है यूनियन गवर्नमेंट के साथ में। ये गलत नहीं है भाई। एक जो अब तुम दिल्ली और यूपी का केस ले लो, दिल्ली जो हमारे पास यूटी है, यूपी जो हमारे पास स्टेट है, तो दोनों के रिलेशनशिप अलग हैं और दोनों की कार्रवाई भी अलग अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे एलजी होता है, वहाँ पर हमारे पास सीएम होता है। ठीक है जी, सीएम भी होता है और सीएम के ऊपर ज़्यादा पावर होती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर बोथ आर रॉन्ग, दैट्स नाइदर 1 and 2, दैट इज 70 नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज द मेन रीजन फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कह रहा है इसमें ऐसा क्या कारण है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कैन बी अमेंड एंड इट इज़ इवोल्व विद द चेंजिंग सिचुएशंस। जैसे सिचुएशंस हमारे पास आती है हम उसी तरह से अपने अमेंडमेंट को चेंज करते हैं। तो आंसर इज सी इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। इट कैन बी अमेंड एंड इवोल्व विद द चेंजिंग सिचुएशन, दैट्स 73 आंसर इज सी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। 74 पे क्वेश्चन चलते हैं हम, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। वी हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग कुड कम अंडर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सरसाइज 19 पार्ट 2। कह रहा एक आर्टिकल है 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है 19, और पार्ट नंबर 2 कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है कि आपको बोलने की आज़ादी है। कह रहा है किन केस के अंदर आपको बोलने की आज़ादी पर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। ठीक है, 4 पॉइंट दिए, पढ़ते हैं। पहला है लीकिंग क्लासिफाइड मटेरियल बाय द इंटेलिजेंस ऑफिसर। कोई हमारे पास आईबी का ऑफिसर है, वो इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है, तो कह रहा है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए, सही बात है। ये हो गया, रीजनल रिस्ट्रिक्शन हो गया। गिवन द स्पीच टू टेक्स अप आर्म्स, क्या मैं ऐसी स्पीच दूँ जिससे इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए, उस पर लगना चाहिए, रीजनल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, सही बात है। थर्ड है, कह रहा है कि स्पीच विच इज़ हैम्पर द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन लोकसभा। मैं लोकसभा के अंदर ऐसा भाषण दिया कि मेरे विपक्षी हिल गया या पक्षी हिल गया, तो ये थोड़ी ना है कि मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा। तो थर्ड हमारे पास नहीं है। फोर्थ है कंटेप्ट ऑफ कोर्ट, तो वो होता ही है कि हमें कंटेप्ट ऑफ कोर्ट जिसके लिए ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो 1, 2 and 3 आंसर इज ओनली 3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 74 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। बहुत बार मैं क्वेश्चन को आपको डील कर चुका हूँ, वाला क्वेश्चन में आपको काफ़ी बार, पिछली बार ही बताया था मैंने आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आप आओगे ना, पहली बात तो इसमें कोई जॉइंट मीटिंग नहीं होती, जॉइंट सेशन नहीं होता, दोनों को पास करना अनिवार्य होता है अलग अलग तरीके से। तीसरी बात, इसमें मैंने आपको ये भी बताया था, इसके अंदर प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो पढ़ते हैं इसके अंदर। पहला, द बिल सीकिंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड है, द ऑल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी रेक्टिफाइड बाय द हाफ ऑफ द स्टेट। नहीं, कह रहा है, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मैंने पिछली बार बताई थी आपको। एक अमेंडमेंट है जिसके अंदर फेडरल पार्ट आता है, फेडरल मतलब ऐसा पार्ट जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कह रहा उस केस के अंदर होता ये है कि पार्लियामेंट में जो बिल पास, जो अमेंडमेंट होता है, पास होता है स्पेशल मेजॉरिटी से, प्लस आधे जो स्टेट है वो कंसल्ट करके पास करेंगे सिंपल मेजॉरिटी से। तो सिंपल मेजॉरिटी पास होती है स्टेट के अंदर
और स्पेशल मेजोरिटी पास होती है पार्लियामेंट के अंदर जिसके अंदर फेडरल प्रोविजन होता है। पर लेकिन ये क्या कह रहा है, कह रहा सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम हाफ स्टेट रेक्टिफाई करना जरूरी होता है, नहीं, हम तो वो करेंगे ना जिसके अंदर फेडरल पार्ट होगा, सारे नहीं होंगे ना, सारे आर्टिकल हमारे 368 में नहीं आते। तो फर्स्ट आंसर इसका ए। 75 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 76 पे चलते हैं। चलिए आओ क्वेश्चन नंबर 76। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द CAG। CAG की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर कौन सा है, 148 है। आर्टिकल नंबर कौन सा होता है CAG का, 148 है। दूसरी बात चलिए, CAG हेडेड ऑफ द इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट, सही बात है, CAG जो है इंडियन ऑडिट करता है अकाउंट डिपार्टमेंट का। रिमूवल ऑफ द CAG डज नॉट रिक्वायर ऑफ द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। चलिए इसे करने से पहले आप ये सोचो कि CAG को हटाता कौन है। CAG कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन पास इन पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी। अगर कोई स्पेशल मेजोरिटी से कोई रिजोल्यूशन पास होता है कि हटाना ही हटाना पार्लियामेंट पे, तो उसके बेस पे प्रेसिडेंट उसको हटा देता है, तो उसका मतलब पार्लियामेंट का रोल है। तो सेकंड तुम्हारा गलत हो गया। कह रहा है प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द CAG इन रिलेशन ऑफ द अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। कह रहा है प्रेसिडेंट उसको CAG की पावर को बताता है, प्रेसिडेंट नहीं बताता, ये बताता है पार्लियामेंट। इसका मतलब ये भी गलत, तो ओनली वन आंसर होगा इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है। 76 78 पे चलते हैं, 78 पे चलते हैं, 77 पे सॉरी। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इन्वेगेज द ड्यूअल पॉलिटी बट सिंगल सिटीजनशिप। कह रहा है कि इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे हमारे USA के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। तो सही बात है, इंडिया में अगर आप देखोगे तो मुंबई की, महाराष्ट्र और दिल्ली, ये UP की सबकी सिटीजनशिप एक ही इंडिया। पर USA में ऐसा नहीं होता, USA में जितने हमारे स्टेट हैं सबकी सिटीजनशिप अलग अलग होती है। देर ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब एक तो उसकी एक सिटीजनशिप तो स्टेट की है ही है और एक अमेरिका की है उसके अंदर। वाइल ऑल सिटीजन ऑफ द इंडिया रिस्पेक्टिवली ऑफ द स्टेट दे आर बोर्न रिसाइड इंजॉय द सेम पॉलिटिक्स एंड सिविल सिटीजन इन द USA यूनाइटेड स्टेट, डिस्क्रिमिनेशन कैन बी बेस्ड ऑन द सिटीजन। तो सिंपल बात है, कह रहा है कि सिटीजनशिप में जब अलग अलग हमारे पास हो तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तो हो सकता है। 77 का 1 and 2 बहुत आगे, C आंसर इसका। ठीक है, ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919। कह रहा 1919 के एक्ट पे बात करते हैं। देखो 1919 की सबसे आप इम्पोर्टेंट बात देखोगे वो है DRK। DRK में हमारे पास क्या था, दो तरह की लिस्ट थी, एक हमारे पास थी रिजर्व लिस्ट, एक है हमारे पास ट्रांसफ़र लिस्ट। जो ट्रांसफ़र लिस्ट के अंदर जो गवर्नर है ना वो लगा हुआ है लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ में, और रिजर्व लिस्ट में जो गवर्नर है वो लगा हुआ है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ में। इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है बजाय इसके। तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे यहाँ पर है, डिफेंस, टैक्स सिस्टम, सबसे जो बेकार टॉपिक है एग्रीकल्चर, वो सारे यहाँ पर है। डेट्स कॉल्ड DRK मतलब डिवीजन ऑफ द पावर। तो पहला पढ़ते हैं, इट इंट्रोड्यूस द बाइकैमरलिज्म एट द सेंटर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सही बात है, 1919 के अंदर ही राज्यसभा लोकसभा कंसेप्ट आया था। इट प्रोवाइड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑफ द एंग्लो इंडिया यूरोपियन, ये भी सही बात है। अच्छा एक बार बताओ, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट कब मिला था, वो मिला था 1909 में, ये इंपॉर्टेंट है, जबकि एंग्लो इंडिया और यूरोपियन को मिला था 1919 के अंदर। इट क्रिएटेड द न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन ऑफ द फॉर इंडिया इन लंदन, ये तीनों सही है, ऑल 3 आंसर्स का। 79 में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब द टोटलाइजेशन एग्रीमेंट, जो न्यूज़ में था। तो उसका आंसर है, इट इज़ एग्रीमेंट बिटवीन द 2 कंट्रीज दैट एलिमिनेट्स द ड्यूअल सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन बिटवीन द 2 कंट्रीज। आंसर इज बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी है। इट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग द सिटीजन एंड आल्सो द सिटीजन गवर्नमेंट। कह रहा है कि ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा पार्ट है जिसके अंदर ऐसे कुछ चीज़ें भी हैं रिलेशनशिप बनती है सिटीजन गवर्नमेंट के साथ में, तो हाँ सही बात है। सेकंड है, इट स्पेसिफाई द हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी। कह रहा है इसमें ये बताया गया कि पावर सोसाइटी के डिसीजन कौन पता लगाएगा, ये भी सही है, दोनों बताया गया। अच्छा दूसरी बात क्या है इसमें, पर लेकिन पावर के साथ में इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन भी है गवर्नमेंट के ऊपर, वो फंडामेंटल राइट से आती है।
तो आंसर 1 एंड 2 आंसर है 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, consider the following statement of Advocate General of State. It is Advocate General of the state, not Attorney General of India. Advocate General of State must be person who qualified the appointment of the Judge of High Court. कर हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, सही है। हाई कोर्ट का जज हो या 10 साल हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट किया हुआ हो, या 10 years एडवोकेट इन हाई कोर्ट, ये सही है। रेम्यूनरेशन एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस आर डिटरमाइंड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं, ये एडवोकेट जनरल ऑफ की जो ये जो है डिटर्मिनेशन वो करता है हमारे पास गवर्नर, तो ये गलत हो गया। शी एंड होल्ड्स द प्लेजर ऑफ द, कह रहा है कि जो उसका अपना ऑफिस रहता है वो उनके गवर्नर के प्लेजर पे डिपेंड करता है। 1 एंड 3 दोनों सही है, आ गए 2 आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। कह रहा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया बनी थी, उसके बारे में बात चल रही है। कह रहा आइडिया द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज पुट फर्स्ट टाइम बाय द एम एन रॉय, सही बात है, एम एन रॉय ने पहली बार, पर लेकिन कब, 1935 के अंदर। दूसरा पढ़ते हैं, इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द वेवल प्लान 1945, तो गलती हो गया। 1935 के अंदर प्लान जब हमारे पास आया था तो 1945 के अंदर कैसे हो जाएगा फॉर्मुलेट, तो गलत है। थर्ड पार्ट, इट इज़ मेंबर वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गलत है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अगर बात करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट भी थे और इनडायरेक्ट भी थे, तो हमारे पास ये गलत हो गया, तो ओनली 1 आंसर है इसका, 92 का 1। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। व्हेन यू टॉक अबाउट द एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स मीन वी टॉक अबाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। 83 का आंसर इज बी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 84 पे चल लेते हैं। कमेटी, मैंने आपको बताया हुआ था कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। कह रहा है स्टेट कमेटीज के हेड कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, सिंपल सी बात है। रूल ऑफ द प्रोसीजर हेड कौन थे, आप खुद ही बताओ, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये तो गलत हो गया। और स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ये सही है। तो 1 एंड 2 आंसर हुए, तो 1 एंड 3 हुआ ना सही, तो आंसर इसका सी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 85, जरा इसको आराम से समझ लेते हैं। द इंडिया कैन एक्वायर द फॉरेन टेरिटरी, इंडिया दूसरे फॉरेन एक्टिविटी को एक्वायर कर सकती है, एंड कैन सीडेड द पार्ट ऑफ टेरिटरी इन द फेवर ऑफ द फॉरेनर्स, और अपना एक छोटा सा पार्ट भी फॉरेनर्स को दे सकती है, फॉरेन स्टेट को। क्यों, क्योंकि इंडिया की सोवरन पावर है एंड देयर इज़ नो अथॉरिटी अबाउट द इंडिया। तो सेकंड पार्ट तो हमारे पास, पहला तो हमारे पास सही हो गया। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, इन द सोवरन इन द प्रेमरेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन देयर इज़ नो अथॉरिटी अबाउट द इंडिया, तो इसका मतलब है दोनों तो ही सही हैं, और फर्स्ट जो है इसका आंसर भी है सेकंड वाले का। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है जी, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि इनमें से कौन से हमारे गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 में थे, तो ये तो आपको याद हुआ होगा, क्वेश्चन सिंपल है डायरेक्ट। फेडरल पब्लिक कमीशन और दूसरा जॉइंट पब्लिक कमीशन भी इससे आया था। डीआरकी एट द सेंटर, ये सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था, और फेडरल फेडरेशन, चारों सही हैं, ऑल 4। 87 पे बात चलते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो जरा एक बार। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज़, कह रहा है इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी नहीं है। ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट नहीं, ड्यूटीज़। टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, सही बात है, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे पास। टू रेनाउंस द प्रैक्टिस एंड डेटोग्रेट ऑफ द डिग्निटी ऑफ वुमेन्स, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट आता है। टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बेसिकली ये डीपीएसपी में भी आता है और फंडामेंटल राइट्स में भी आता है। प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस, डीपीएसपी का पार्ट है, आर्टिकल नंबर 51। तो उसका मतलब 2 एंड 3 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट नहीं है, तो कह रहा है कौन से नहीं है, कितने नहीं है, 2 नहीं है, तो आंसर इसका ये। क्वेश्चन नंबर 88, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में चला था काफ़ी। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, चलो पढ़ते हैं। कह रहा है जॉइंट एडवेंचर है इंडिया और यूएई का, गलत है। इट इज़ अ जॉइंट एडवेंचर ऑफ इंडिया एंड बताओ डेनमार्क, इंडिया डेनमार्क, तो पहला तो हो गया। इट इज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्ट टू रिड्यूस द इंडियन डिपेंडेंसी, कह रहा है ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये था कि डिपेंडेंसी को कम करना, इम्पोर्ट करने को नहीं। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ ऑयल। तो 1 and 2 दोनों गलत हो गए, नाइदर 1 and नाइदर 2 आंसर इसका। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 88 तो हो गया, 89 पे चलते हैं। चलिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट, कह रहा है इनमें से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का कौन सा नहीं है। चलिए पहला पढ़ते हैं। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफ़र इट इज़ फंक्शन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर आपने पढ़ा होगा तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, ये है कॉमनवेल्थ ऑफिस। तो पहले ही आंसर हो गया सीधा इसका, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 90, कल ही बताया था मैंने आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया हैज़ कंस्टिट्यूट द 16 फाइनेंस कमीशन। कह रहा है अभी 16 फाइनेंशियल कमीशन बना है, किस आर्टिकल के अंदर बना है। तो फाइनेंस कमीशन जो बनता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 280 तो है, कल ही बताया मैंने आपको, आंसर इज सी। तो जी मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए, आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ लो। आप अगर देखोगे तो आपको सिंपल समझ में आ गया होगा कि जितने टॉपिक आपको याद होंगे उसी के हिसाब से ही आप क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज आप टॉपिक नहीं कर पाओगे। याद करो, अच्छे से याद करो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।